हेलो हेलो हेलो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी दुष्टनेवाल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून, राधे राधे आप सभी लोगों को। मुस्कान, पीयूष, अंशु, राज, कैसे हो सभी लोग? एम आई परफेक्टली ऑडिबल? क्या मैं परफेक्टली ऑडिबल हूँ आप सभी लोगों को? एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल? हेलो काजल, रिक्की पांडे, तविशी, सौरभ, ईक्षा। वॉइस लैग कर रही है क्या? Just give me a minute. अभी बताओ, अभी जरा वॉइस सही है हमारी? अभी भी वॉइस का इशू आ रहा है क्या? हेलो, जस्ट गिव मी अ मिनट। गुड आफ्टरनून दीप ज्योति। अभी इज द वॉइस परफेक्टली ऑडिबल? एकदम एकदम परफेक्ट है क्या? ठीक है, ओके है। आप लोगों जैसे परफेक्ट है? ठीक है, डन डन डन। ऑसम। चलो, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन, एकदम परफेक्टली परफेक्ट है। आप सभी लोग, आई होप आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा और संडे को आपने एंजॉय तो किया ही है, लेकिन साथ साथ ना पढ़ाई भी करी होगी, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं? तो बच्चा लोग, हम कंपनी लॉ में चैप्टर नंबर 4 पर आ चुके हैं, जिसका आज पार्ट 2 होने वाला है। सो आई विल इंसिस्ट यू कि आप पहले के लेक्चर्स एक बार देख लो, अपना बैकलॉग कंप्लीट कर ले, एंड देन आप ये लाइव लेक्चर्स को अटेंड करें। सेकेंडली, मेरा ये सजेशन रहेगा आप सभी बच्चों के लिए कि बेटा लाइव लेक्चर्स अटेंड करो, रिकॉर्डेड से बेटर रहेगा लाइव लेक्चर्स, सो दैट आप आपका डाउट यहाँ पर पूछ पाओगे और लाइव में थोड़ा इंटरेक्शन रहता है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी। सो इट्स माई पर्सनल ओपिनियन एंड सजेशन, इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा लगता है हाँ हम सामने सामने पढ़ रहे हैं, कुछ भी होगा तो दीदी से फटा से पूछ लेंगे, ठीक है ना? अभी आई एम बेटर देन बिफोर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग बच्चा लोग। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर क्या है? इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4, श्योर एंड श्योर कैपिटल। आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि यस, हमारा ये जो चैप्टर है इसका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है, तो आप लोगों का पूरा अटेंशन इधर ही होना चाहिए। ठीक है, सो कैन वी स्टार्ट? क्या स्टार्ट करें? अभिषेक एंड ऋषभ, मैंने बता दिया इसके रिगार्डिंग कि आप पहले वाले लेक्चर्स देख लो, या फिर व्हाट यू कैन डू इज चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 1 देख लो, एंड देन आप फिर इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम रीकैप देखने वाले हैं प्रीवियस लेक्चर का, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अच्छा, रिवीजन 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट कि आपको रिकॉल करना है, देन यू हैव टू डू मल्टीपल रिवीजन। एक रिवीजन हमने पहले किया था, एक रिवीजन आप लोग करके आए होंगे, और एक अभी हम रिकैप देखेंगे। हमने देखा था शेयर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। सो व्हाट इज अ शेयर? व्हेन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, हमने देखा था उसे हम शेयर्स यहाँ पर बोलेंगे। वी हैव रेड टू टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। पहला था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में दो टाइप्स थे। कौन से दो टाइप थे? विथ वोटिंग राइट्स एंड विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ पर दो चीजों में प्रेफरेंस मिलती थी। फर्स्टली डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलती थी, सेकेंडली रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में यहाँ पर प्रेफरेंस मिलती थी इन केस ऑफ बाइंडिंग अप। परफेक्ट है यहाँ तक। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा प्रोस्पेक्टस। अरे प्रोस्पेक्टस क्या? कौन सा बच्चा मुझे बता देगा दीदी
दीदी कि प्रोस्पेक्टस का सेक्शन क्या था, वी हैव सीन द सेक्शन। प्रोस्पेक्टस कौन से सेक्शन में था, डेफिनेशन क्या थी, सेक्शन 2 क्लॉज क्या था, आप ही मुझे बताओगे। वेरी गुड प्रियांशी चौधरी। 2 क्लॉज 70 क्या था हमारा, प्रोस्पेक्टस का यहाँ पर डेफिनेशन था, वो बताता है प्रोस्पेक्टस क्या बताता है, मीन्स ऑफर डॉक्यूमेंट, इट इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो कि पब्लिक को इनवाइट कर रहा है फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स सिक्योरिटीज, उसे हम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। देन वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। कैसे याद किए थे सेक्शंस, एकदम परफेक्ट बोल रहे हो, हमने याद किए थे सेक्शंस SRA से, सेक्शन नंबर 31, 32 एंड 33। अरे SRK नहीं रे बाबा, SRA। एस से हमने देखा शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो क्या बोलता है, अगर आपकी कंपनी मल्टीपल इश्यूज लाना चाहती है, बार बार इशू करना चाहती है, देन द कंपनी हैज़ नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस अगैन एंड अगैन फॉर द मल्टीपल टाइम्स, इट विल ओनली इशू वन प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अच्छा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस कब तक के लिए वैलिड रहेगा, इट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इफ देर इज एनी चेंजेस इन योर कंपनी, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन में या नए चार्ज क्रिएट हुए, देन यू हैव टू इन्फॉर्म टू द पब्लिक। कौन से फॉर्म में आप इन्फॉर्म करते हो पब्लिक को, यहाँ पर हमने देखा था इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करते हैं, यहाँ पर आप ROC के पास फिर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यहाँ पर फाइल करोगे। अच्छा, किसी को याद है क्या इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का फॉर्म क्या था, एनी वन ऑफ यू? ठीक है, परफेक्ट, ऑसम। यस, स्तुति मिश्रा, गौरव, एकदम सही। अच्छा, पास टू, संजय ने आंसर दिया, एकदम परफेक्ट, मैंने आपको बताया था। पास और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में 2 वर्ड्स है, तो इसका फॉर्म हम कैसे याद कर सकते हैं, पास टू के नाम से। नेक्स्ट है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट कंटेन कंप्लीट पर्टिकुलर्स। क्या 2 चीजें मिसिंग होती है, द क्वांटम ऑफ द सिक्योरिटीज एंड द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इज मिसिंग इन दिस प्रोस्पेक्टस। अच्छा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपने फाइल कर दिया ROC के पास, उसके बाद आपको मेन प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है। इफ देर इज एनी वेरिएशन बिटवीन बोथ, तो वो आपको हाईलाइट करना रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन 33 बोलता है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, इतना बड़ा कौन पढ़े। समराइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें सेलिएंट फीचर्स होते हैं आपके प्रोस्पेक्टस के। एक और हमने यहाँ पर देखा था, दैट इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस कब इशू होता है, यहाँ पर ऑफर फॉर सेल के केस में इशू होता है, इसका सेक्शन है 25। What happens in offer for sale? Basically, a company allot the securities to an intermediary and that intermediary allots the securities to the general public. तो जो भी डॉक्यूमेंट इंटरमीडियरी यहाँ पर इशू करता है फॉर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक, उस डॉक्यूमेंट को हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे ऑफर फॉर सेल बोला जाएगा। अच्छा, प्रोसेस कब तक के अंदर कंप्लीट कर देना है, कितने टाइम पीरियड के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर ये प्रोसेस को कंप्लीट कर देना है। इंटरमीडियरी को सारा का सारा पेमेंट कंपनी को नहीं देना है, वो कब पेमेंट देगा, पहले पब्लिक से पैसा आएगा, फिर इंटरमीडियरी यहाँ पर कंपनी को पैसा देगा। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट उसे पूरा का पूरा पैसा नहीं देना रहेगा। क्लियर है। श्योर सर्टिफिकेट, अरे श्योर सर्टिफिकेट क्या है, श्योर सर्टिफिकेट इज एन एविडेंस कि आपने शेयर्स खरीदे हैं, क्या प्रूफ है बाबा। सो श्योर सर्टिफिकेट इज एन एविडेंस यहाँ पर कि ये प्रूफ है कि आपने शेयर्स खरीदे हैं। आपको यहाँ पर 2 चीजें मिलती है, हमने 2 चीजें देखी थी, एक तो मिलता है एस्टॉपल S2 टाइटल और एस्टॉपल S2 पेमेंट। इसका लीगल इफेक्ट होता है श्योर सर्टिफिकेट का, दैट यू आर द राइटफुल ओनर, कोई और यहाँ पर ओनर नहीं होगा। अगर वेदांत ने शेयर्स खरीदे हैं एंड द शेयर सर्टिफिकेट हैज मेंशन द नेम वेदांत हैज परचेज द शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, तो वहां पर वेदांत विल बी द राइटफुल ओनर, उसकी जगह रिकी ओनर नहीं हो सकती। वहां पे लिख रखा होगा कितना पेमेंट किया है, तो नो वन कैन बॉदर यू कि आप और पेमेंट करो, यू आर नॉट लाइबल फॉर द पेमेंट अगर आपने पूरा का पूरा पेमेंट कर रखा है। कहाँ लिखा होगा, शेयर सर्टिफिकेट में लिखा होगा। अच्छा, अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट डीफेस्ड हो जाता है, वहां पर टॉर्न हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस केस में क्या करना है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आपको वहां पर मिल जाएगा। दैट्स व्हाट वी हैव रीड, और ये हमने ब्रीफली यहाँ पर रिकैप करा है। अच्छा, शेयर सर्टिफिकेट को कौन कौन साइन करता है, तो गरिमा ने आंसर किया है, मैम इट शुड बी साइन बाय 2 डायरेक्टर्स एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है,
परफेक्टली परफेक्ट है। आई होप आपने अच्छे से रिकॉल किया होगा। आज क्या देखने वाले हैं, अभी देख लेते हैं आज की सभा में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आज कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे। डिफरेंस देखने वाले हैं ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का, सिक्योरिटीज कैसे इशू करी जाती है यहाँ पर, जनरल प्रिंसिपल्स अलॉटमेंट के लिए क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स कैसे रिडीम होगा, एंड क्या होगा अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं कर पाते हो तो। ठीक है, सो शेल वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। आर यू गाइज रेडी, तैयार हो, रेडी हो सभी के सभी। सबसे पहला हम देखने वाले हैं कि डिफरेंस क्या है, आपको जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट मिला है और जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिला है। सबसे पहला ना दिमाग में रखो कि दीदी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है, डुप्लीकेट चीज़ें कब मिलेगी, जब ओरिजिनल खो गया या ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गया है, ओरिजिनल खराब हो गया है, तभी आपको डुप्लीकेट मिलेगा, वरना हम डुप्लीकेट थोड़ी नहीं लेकर जाएंगे ना यहाँ पर। सो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें बेसिक तो क्लियर हो गया है कि ओरिजिनल कब मिल सकता है और डुप्लीकेट कब मिल सकता है, राइट। अच्छा बच्चा, रिकैप था तो रिकैप पे हो सकता है सारी की सारी चीज़ें डिस्कस ना हो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो रिकैप में हम मेन प्रोविजंस डिस्कस कर लेते हैं, और जो हमारा तूफानी सा रिविजन होता है हर लेक्चर के बाद, उसमें हम हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर वी हैव टॉक्ड अबाउट द गवर्निंग प्रोविजन कि ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट में कौन सा सेक्शन या कौन सा रूल यहाँ बात करता है। सो इफ आई टॉक अबाउट ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट तो रूल 5 बात करता है, डुप्लीकेट की बात करूँ तो रूल 6 बात करता है। ये रूल किसका है, तो ये नाम है आपका कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। तो रूल 5 बात करता है ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट के बारे में और रूल 6 बात करता है आपके डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। ओके, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इशू कब होगा, जरा कोई बता सकता है कब इशू होगा, जैसे ही शेयर्स अलॉट हो जाएंगे आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो कहने से अगर मान लो प्रियांशी ने शेयर्स लिए हैं गोलमाल लिमिटेड के, तो जैसे ही प्रियांशी को शेयर्स अलॉट हो गए गोलमाल लिमिटेड के, उसे क्या मिल जाएगा, एक शेयर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मिल जाएगा। परफेक्ट। अच्छा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कब इशू होगा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है अगर अपना ओरिजिनल वाला शेयर सर्टिफिकेट आपने क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, डैमेज हो गया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका पुराना वाला सर्टिफिकेट को सरेंडर कर दो और आपको डुप्लीकेट वाला शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल जाएगा। क्या कोई फीस लगती है क्या, शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट में क्या कोई फीस लगेगी, ना बाबा ना, शेयर सर्टिफिकेट में कोई भी फीस नहीं लगेगी अगर वो ओरिजिनल वाला है तो। अच्छा, डुप्लीकेट वाले में क्या फीस लग सकती है, यस डिपेंड करता है, कंपनी चाहे तो कंपनी चार्ज कर सकती है आपसे फीस डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट में, बट मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकती है, मैक्सिमम 50 रुपीज चार्ज कर सकती है पर सर्टिफिकेट। क्या यहाँ तक क्लियर है, हमें यहाँ तक डन है। अच्छा, टाइमलाइन किसको याद है क्या, हमने पढ़ी थी कि क्या टाइमलाइन होती है, शेयर सर्टिफिकेट कब तक मिल जाना चाहिए, वी हैव सीन 2216 देखा था ना अपन ने ये टाइमलाइन, तो वही टाइमलाइन की यहाँ पर बात करी गई है। अगर वो अलॉटमेंट वाला केस है, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन वाला केस है, देखो अलॉटमेंट वाला केस है 2 महीने, मेमोरेंडम सब्सक्राइब किया है 2 मंथ्स, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन है तो 1 मंथ, और डिबेंचर्स है तो फिर 6 मंथ्स, ये हमारी टाइम लिमिट है। अगर ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है तो कब तक मिल जाना चाहिए, सो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है 45 डेज के अंदर अंदर, अगर अनलिस्टेड है तो 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर से 2216 ओरिजिनल का है, डुप्लीकेट का क्या है, लिस्टेड कंपनी है ना 45 डेज में दे दो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, अनलिस्टेड कंपनी है तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर दे देना है जब से आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ये रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करके रखने हैं। सो इधर रिकॉर्ड मेंटेन करना है फॉर्म MBP2 में, यानी कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। इफ आई टॉक अबाउट डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इनका जो रजिस्टर्स है इनका नाम क्या है, रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, इसका फॉर्म है यहाँ पर फॉर्म SH2। क्या फॉर्म है, फॉर्म SH2। क्या दीदी हमें याद करना है, यस ये हमें याद करना है, पर नो वरी व्हेन आई एम हियर यू ऐसे याद कर लेंगे हम इसे। अच्छा, फिर से पूरा देखते हैं, दिमाग में एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, दिमाग में विजुअलाइज करो इस चीज को।
ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट में रूल 5 लगता है, डुप्लीकेट में रूल 6 लगता है। ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इशू कब होगा? अरे कब इशू होगा अरे बाबा? जब शेयर्स अलॉट हुए तब इशू हो जाएगा। डुप्लीकेट कब इशू होगा? जब आपने पुराना वाला सरेंडर कर दिया तब इशू हो जाएगा, राइट है। क्या कोई फीस लगती है क्या? ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट में तो कोई फीस नहीं लगती। डुप्लीकेट में कंपनी चाहे तो फीस लगा सकती है, जो बोर्ड ने डिसाइड किया, लेकिन मैक्सिमम 50 रुपया लगा सकता है। क्या टाइम लिमिट है? ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट 2216, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम 2 मंथ्स, ठीक है। अलॉटमेंट 2 मंथ्स, ट्रांसफर ट्रांसमिशन 1 मंथ, डिबेंचर 6 मंथ्स। अच्छा, अगर मेरी यहाँ पे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट में लिस्टेड कंपनी है 45 डेज यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो 3 महीने में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट देना है आपको। रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है हमें यहाँ पर। ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है तो मेरे साथ बोलो बच्चा, ओरिजिनल है तो फॉर्म MBP2 में, और डुप्लीकेट है तो फॉर्म SH2 में। दोनों में 2 आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनता है इसलिए फॉर्म MBP2, और यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर बनता है इसलिए फॉर्म SH2। पीयूष आनंद पूछ रहा मैम 6 मंथ्स किसके लिए? तो पीयूष 6 मंथ्स डिबेंचर्स के लिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना। नहीं गरिमा, कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, डोंट वरी, एक बार और रीड करोगे ना तो एकदम क्लियर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्या? यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है क्या? डुप्लीकेट का टाइम लिमिट क्या कंफ्यूजिंग है गौरव? उसमें लिस्टेड कंपनी है तो 45 डेज में मिलेगा, अगर वो कंपनी लिस्टेड नहीं है तो 3 मंथ्स में मिलेगा। व्हाट इज द कंफ्यूजन हियर? ठीक है, परफेक्ट गरिमा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो बोलता है यहाँ पर इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अभी आपके कंपनी को सिक्योरिटीज इशू करने हैं, कंपनी किन तरीकों से यहाँ पे सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। सो इफ आई टॉक अबाउट द पब्लिक कंपनी, तो कैसे सिक्योरिटीज इशू कर सकती है? पब्लिक कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज थ्रू पब्लिक ऑफर, यानी कि पब्लिक कंपनीज कैन इनवाइट द पब्लिक कि आओ आओ प्लीज सब्सक्राइब टू आवर सिक्योरिटीज हियर। सो पहला वे हियर इज पब्लिक ऑफर। द सेकेंड वे हियर इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में वो कुछ लोगों को बोलेगी कि आओ हमारी सिक्योरिटीज खरीदो। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है ये बहुत डिटेल में आज ही के लेक्चर में हम देखेंगे। थर्ड, इट कैन इशू द सिक्योरिटीज थ्रू राइट इशू या फिर बोनस इशू। दीज आर द मेथड्स थ्रू विच पब्लिक कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज। पब्लिक ऑफर कर सकती है, लोगों को इन्वाइट करेगी। सेकेंडली प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, एंड थर्ड वो राइट इशू या फिर बोनस इशू कर सकती है, ठीक है। हर एक चीज के बारे में हम डिटेल में पूरे का पूरा प्रोसेस यहाँ पर पढ़ेंगे। सेकेंड है, इफ आई टॉक अबाउट द प्राइवेट कंपनी, सो हाउ अ प्राइवेट कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में क्या प्रोहिबिशन था? प्रोहिबिट था टू इनवाइट द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। तो क्या तुम्हें लगता है ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर कर पाएगी क्या? कैन अ प्राइवेट कंपनी डू पब्लिक ऑफर फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज? नो 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 दीदी, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज प्राइवेट कंपनी हैज अ प्रोहिबिशन दैट इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। एकदम परफेक्ट। तो ये जो प्राइवेट कंपनी है सिक्योरिटीज कैसे इशू कर सकती है? या तो प्राइवेट प्लेसमेंट से, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज ईदर राइट इशू और बोनस इशू, ठीक है। यस गौरव, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में सेम टाइम लिमिट है, दैट इज 1 मंथ। पीयूष, जो हमेशा रहती है बेटा इस क्लास की क्या टाइम लाइन है? 1:30 to 3:30 हमेशा रहती है ना, देयर इज नथिंग न्यू। परफेक्ट। सो अभी वी आर गोइंग टू सी काइंड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स कैसे इशू कर सकते हैं। अभी आपको आपका बचपन याद आ जाएगा, 11th-12th वाला बचपन याद आ जाएगा यहाँ पर, कि कैसे शेयर्स यहाँ पर इशू होते हैं। आपने देखा होगा सिक्योरिटीज इशू रही पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, ठीक है। वैसे ही हम देखने वाले हैं। द फर्स्ट वे वी आर हियर सीइंग इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। सिक्योरिटीज को प्रीमियम पर कैसे इशू करा जाए। अभी मुझे सभी का अटेंशन इधर ही चाहिए। आई डोंट वांट कि आप चैट में इधर उधर की बातें करो, बिकॉज इट विल डिस्ट्रैक्ट योर माइंड एज वेल एज अदर स्टूडेंट्स माइंड और मेरा माइंड, ठीक है। क्योंकि मैं चैट देखूंगी तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है। अभी मेरे को पूरा फोकस इधर चाहिए आप सभी का,
ठीक है, चैट बॉक्स आपके डाउट पर्पज के लिए, आपको जो भी डाउट हो आप बाद में पूछ सकते हैं। आफ्टर एवरी टॉपिक आई एम गोइंग टू आस्क यू, अगर कोई डाउट है तो मेंशन दैट, लेकिन बीच में आई वांट ऑल ऑफ योर अटेंशन हियर ओनली। तो दिल दिमाग जो भी है यहाँ पर लगाना है। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट, बिकॉज अगर आप चाहते हो आपको अच्छे से समझ आए, कभी भी कोई भी इशू ना आए इन द अंडरस्टैंडिंग पर्पज और इन द कॉन्सेप्चुअल पर्पज, इन दैट केस यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड हियर, ठीक है। स्टार्टिंग विथ हाउ टू इशू द सिक्योरिटीज एज प्रीमियम एंड व्हाट डज इट इवन मीन, कि सिक्योरिटीज प्रीमियम पर इशू हो रही है। समझो आपकी जो सिक्योरिटीज है वो है 10 रुपीज़ की, ये आपकी सिक्योरिटीज़ का फेस वैल्यू है। कंपनी चाहे तो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती है प्रीमियम पे, विच मीन्स एट अ प्राइस अबव देन द फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू उससे ज़्यादा प्राइस पे। सो 10 रुपीज़ इज़ द फेस वैल्यू। अगर कंपनी बोलती कि 5 रुपीज़ का मैं प्रीमियम चार्ज कर रही हूँ एंड कंपनी इज इशूइंग दिस सिक्योरिटीज एट ₹15, इट मीन्स ये सिक्योरिटीज प्रीमियम पर इशू हो रही है। 10 रुपीज़ इसकी फेस वैल्यू है एंड 5 रुपीज़ इसका प्रीमियम है। इसे हम क्या बोलेंगे, आपकी सिक्योरिटीज इशू हुई प्रीमियम पर। वेन एवर अ कंपनी इज इशूइंग सिक्योरिटीज अबव इट्स नॉमिनल वैल्यू, अबव इट्स फेस वैल्यू, इट विल बी टर्म्ड एज कि हमारी सिक्योरिटीज प्रीमियम पर इशू हुई है। ये जो 5 रुपीज़ है इसे आप क्या बोलोगे, ये प्रीमियम का अमाउंट है, इट इज अ अमाउंट ऑफ प्रीमियम। सो यू ऑल कैन सी हियर प्रीमियम मतलब क्या हुआ, सेल दैम एट अ प्राइस अबव पार या फिर अबव नॉमिनल वैल्यू। ये जो भी पैसा है ये 5 रुपीज़ कहाँ चला जाएगा, दिस 5 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर्ड टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये 5 रुपीज़ जो भी प्रीमियम का अमाउंट है वो अलग से एक अकाउंट में जाता है, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। क्या ये क्लियर है? परफेक्ट। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो 5 रुपीज़ है वो एक अलग से अकाउंट में चला जाता है, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मतलब जब भी कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स इशू करने वाली है, ऑल दिस प्रीमियम विल बी ट्रांसफर टू अ डिफरेंट अकाउंट, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बट द क्वेश्चन अराइजेस, दीदी इस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो इतनी सारी प्रीमियम का पैसा आएगा उसको आप यूटिलाइज कहाँ कर सकते हो, एंड दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पर ICSI ने भी काफ़ी बार आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट है आप उसे कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो। सो वी आर हियर वॉचिंग यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम को, पैसे को कहाँ यूटिलाइज करोगे। कौन सा सेक्शन बात करता है यहाँ पर बात करता है आपका सेक्शन नंबर 52। फटाफट से अपना जो सेक्शन का लिस्ट है ना उसमें लिखो, सेक्शन नंबर 52 बात करता है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। फास्ट कंपनी लॉ के लेक्चर में बिना कॉपी और पेन के नहीं आना है। यू हैव टू राइट दीज सेक्शन इन दिस क्लास इटसेल्फ। सेक्शन 52 लिखो, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अभी ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ यूज हो सकता है उसके लिए मैंने एक बहुत ही प्यारा सा निमोनिक आप लोगों के लिए बनाया है, दैट इज BPCP। कहाँ यूज हो सकता है, BPCP के लिए यूज हो सकता है, मैं समझाऊंगी बाद में। सबसे पहला जो B है ये बोलता है अगर मेंबर्स को आपको बोनस शेयर्स यूज करना है, इशू करना है, तो यहाँ पर इस पैसे से आप मेंबर्स को बोनस शेयर्स दे सकते हो। ओके, तो फर्स्ट यूज हो गया बोनस शेयर्स। सेकेंड बोल रहा है आप राइट ऑफ कर सकते हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी के। अभी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या, रिकैप करना तो रिवाइंड करना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने देखा था कंपनी बनने से पहले के जो खर्चे होते हैं उसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। अगर वो राइट ऑफ करना है तो वो भी आप उसके लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। सो कहने से आप राइट ऑफ कर सकते हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को। ओके, नेक्स्ट है आप राइट ऑफ कर सकते हो अगर आपने कोई कमीशन दिया है, डिस्काउंट दिया है यहाँ पर शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करते समय, सो यू कैन राइट ऑफ दैट कमीशन पेड और या फिर डिस्काउंट जो अलाउ किया है आपने। ओके दीदी। अच्छा, अगर आपने प्रीमियम दी है, क्या बोल रहा है फिर से देखना, इफ यू हैव प्रोवाइडेड प्रीमियम इन द केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक सेकेंड, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या, आप प्रेफरेंस शेयर्स को रीपेमेंट कर रहे हो, रीपेमेंट आपने ना प्रीमियम पर किया है, तो वो जो प्रीमियम का पैसा है वो भी आप इधर से दे सकते हो। माइंडेड, इट इज नॉट सेइंग कि आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम यहाँ से कर सकते हो, इट इज सेइंग यू कैन पे द प्रीमियम अमाउंट इन द केस ऑफ अ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स
शेयर्स, तो अगर आपको प्रीमियम देना है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में तो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर डिबेंचर्स को रिडीम करते टाइम प्रीमियम देना है। एंड लास्टली ये बोल रहा है फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स या सिक्योरिटीज, कंपनी अपने खुद के शेयर्स खरीदना चाहती है मार्केट में से, जिसे हम बोलते हैं बायबैक, तो उसके लिए भी क्या कर सकती है, प्रीमियम का पैसा यूज कर सकती है। अभी मैम ये बता दो हमें इतना सब कुछ याद कैसे होगा, तो सुनो 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 कैसे याद होगा। BPCP, बी स्क्वायर यानी कि 2 बार आएगा, ठीक है। BPCP बोलना है, उधर आवाज नहीं आ रही है मुझे तुम्हारी, सो बोलो, चीखो चिल्लाओ बोलो। बी से बोलता है बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, एक और बी से बोलता है बायबैक के लिए, पी से बोलता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, सी से कमीशन या डिस्काउंट दिया उसको राइट ऑफ करने के लिए, एक और पी बोलता है इफ यू हैव पेड प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वहां पर भी यूज हो सकता है। एंड दिस इज सेइंग आर सेक्शन नंबर 52 व्हाट आर द वेज इन विच सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज। यस, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और हम इसका पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन भी देखने वाले हैं इसी लेक्चर में। क्लियर है? इज इट क्लियर? डन? अरे वाह, ऑसम। याद हो गया है सभी को? सेक्शन 52 बात करता है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में। अच्छा, अभी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला, इट्स माय क्वेश्चन एंड देन वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन इज, कंपनी डिविडेंड देना चाहती है अपने मेंबर्स को, सो क्या कंपनी यूज कर सकती है सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला पैसा इन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Can a company use securities premium amount for distribution of dividend to its members? Yes or no? बस इतना आंसर दे दो, तभी पता चलेगा ये सारे राजा रानी, जो राजा रानी बनने वाले हैं लॉ के, उनके दिमाग में कितना जा रहा है। ठीक है, कितना जा रहा है इन राजा रानी के दिमाग में। नो 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 नो, पक्का नो? श्योर? कोई है क्या यस वाला? कोई यस वाला है? सबको नो लग रहा है? अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड, ऑसम। अच्छा, नो तो क्यों नो? बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा सिर्फ और सिर्फ जो पर्पस मैंने बताए थे BPCP, आप उसके लिए ही यूज कर सकते हो और आप किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। मीन सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ BPCP एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पज। चाहे आपको डिविडेंड देना हो, चाहे किसी को कहीं बाहर घूमने जाना हो, आप किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हो। एकदम ऑसम, एकदम परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर है ना मैंने शेयर्स प्रीमियम पर खरीदे, लिसन टू मी लिसन टू मी, ये चीज अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बस आधा काम क्लियर हो गया। अगर आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम पर परचेज किया है, इन दैट केस क्या आपको कोई प्रेफरेंशियल राइट मिलेगी क्या, कि हाँ वाइंडिंग अप हो रहा है तो आपको पहले पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ होगा क्या? बताओ। If you have purchased the securities for premium, does premium payment gives you any preferential right? क्या प्रीमियम पे करना आपको कोई प्रेफरेंशियल राइट देगा क्या इन केस ऑफ बाइंडिंग अप? आपका दिमाग क्या कहता है? ये राजा रानी का दिमाग क्या कहता है ये बताऊं? लॉ के राजा रानी बनने वाले हो आप लोग, आपका दिमाग क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, ओके, आई हैव रिसीव्ड अ यस। ओके, परफेक्ट।
चलो इसका आंसर है नहीं। इफ यू हैव परचेज द सिक्योरिटीज ऑन प्रीमियम, आपने प्रीमियम का पैसा दिया है, इट डज नॉट मीन कि आपको कोई प्रेफरेंशियल राइट मिलती है इन केस ऑफ फाइंडिंग अप। आपको कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलेगी बाबा। सो पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया है कि जो भी प्रीमियम आपने पे किया है उसे हम प्रॉफिट नहीं मानेंगे, और प्रीमियम का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए यूज नहीं हो सकता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा मैंने बोला था इफ एनी अमाउंट हैज बीन पेड एज प्रीमियम, वो शेयर होल्डर को कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं देता इन केस ऑफ फाइंडिंग अप। कोई भी प्रेफरेंशियल राइट आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। अच्छा, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आपको मिला है वो किधर जाएगा? इट विल बी कैप्ड इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। कौन से सेपरेट अकाउंट में रहेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ का शेयर है और आपने ₹5 का प्रीमियम चार्ज किया है, सो दिस प्रीमियम विल बी कैप्ड इन ए सेपरेट अकाउंट जिसका नाम होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और इस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप यूटिलाइज सिर्फ 5 पर्पज के लिए कर सकते हो, बीपी सीपी के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये जो प्रीमियम का अमाउंट है यहाँ पर भी सेम बात बोली है, ये आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में। ठीक है। अच्छा, जो भी पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का है, क्या आप उसे फ्री रिजर्व की तरह ट्रीट कर सकते हो क्या? आपने पढ़ा होगा फ्री रिजर्व। ठीक है, फ्री रिजर्व मतलब क्या होता है? फ्री रिजर्व एक तरह का रिजर्व है जिसका कोई यूज नहीं, इट्स अ जनरल रिजर्व जो कि अवेलेबल रहता है। ठीक है, क्या ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, क्या उसे आप फ्री रिजर्व के लिए ट्रीट कर सकते हो फ्री रिजर्व जैसा? ना बाबा ना। अभी अभी हम पढ़कर आए हैं ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ 5 पर्पज के लिए यूज हो सकता है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है, इट विल नॉट बी it is free reserve, it will be in the nature of capital reserve because it will be used for the sum of the specific purpose। क्या ये क्लियर है? क्या डन है ये? Do you guys have any doubt in any of the point? अभी इज द स्पीड फाइन ना? अभी तो वी आर गोइंग वेरी स्लो। अभी ये पेस सही है आप लोगों को? परफेक्ट है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो इज द पेस गोइंग परफेक्ट, और मैं उसे और स्लो डाउन करूं? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ऑसम, परफेक्ट। ओके, जस्ट वेटिंग फॉर अ कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज। इज द पेस परफेक्ट? आई डोंट नो दिव्यांशु सिंह, आप लाइव नहीं हो तो आप कैसे अटेंड कर रहे हो? ठीक है मैम, एक बार लास्ट पी का दोबारा बता दो। लास्ट पी बताते हैं आकाश। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है चलो ओके। सो आकाश बोल रहा है मैम लास्ट पी क्या है? लास्ट पी सिर्फ इतना सा बोलता है इसमें कि अगर कोई कंपनी शेयर्स परचेज करती है अपने खुद के, फॉर एग्जांपल आर गोलमाल लिमिटेड वांट टू परचेज इट्स ओन शेयर्स, तो उसके लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला पैसा आप यूटिलाइज कर सकते हो। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसा है, दैट मनी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स, जिसे हम बाय बैक यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने ये देख लिया है सबसे पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम पे शेयर्स कैसे इशू होते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड वी हैव सीन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आपको ध्यान रखना है, जिसमें से मेजर 2 पॉइंट्स है सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट फ्री रिजर्व नहीं है, इट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिजर्व। जो भी प्रीमियम मिलता है इट विल बी कैप्ड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सबसे पहले माय क्वेश्चन अराइजेस, कैन अ कंपनी इशू शेयर्स एट डिस्काउंट? कंपनी का शेयर का जो फेस वैल्यू है, जो नॉमिनल वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, क्या कंपनी से डिस्काउंट पर इशू कर सकती है? मतलब ये 10 रुपए का वो 6 रुपीज में इशू कर सकती है क्या? तो सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पर प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट मतलब साफ साफ मना करता है कि कंपनी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है डिस्काउंट पर। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू होंगे ही नहीं। लेकिन 2 एक्सेप्शन है। सबसे पहला वो बोलती है एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, वो चलेगा आपका, और दूसरा एक्सेप्शन अभी हम पढ़ने वाले हैं। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ कंपनी इशूज एनी
शेयर्स एट डिस्काउंट इट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड, उसे क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, एज इफ शेयर्स इशू ही नहीं हुए। सो कहने से सेक्शन 53 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स कि कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, जो कंपनी की फेस वैल्यू है उससे डिस्काउंट पर नहीं हो सकता। कंपनी का जो फेस वैल्यू है, कंपनी उन शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, मना करता है सेक्शन 53 साफ साफ। बट एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर्स का। दीदी क्या होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, देखेंगे देखेंगे, सब्र करना सीखो, ठीक है, एक ही साथ नहीं हो सकता है सब कुछ, ठीक है। एक्सेप्शन ध्यान रखना, स्वेट इक्विटी शेयर्स। और एक और एक्सेप्शन है, अगर आपका जो डेट है वो कन्वर्ट हुआ है शेयर्स में किसी रिजोल्यूशन प्लान की वजह से, किसी डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम की वजह से। मतलब क्या है, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंपनी जो है, नाम तो बेटा हमारा गोलमाल लिमिटेड ही रहने वाला है, ये हमारा फेवरेट है ठीक है। सो ये जो हमारी कंपनी है गोलमाल लिमिटेड, इसने ना डेट लिया है, कहाँ से डेट लिया है, फॉर एग्जाम्पल इसने किसी से डेट लिया है 2 lakhs का, क्रेडिटर से पैसे लिए हैं 2 लाख के, बट अभी वो पे नहीं कर पा रही है, ठीक है, अभी वो पे नहीं कर पा रही है, या किसी बैंक से उसने 2 लाख रुपए लिए पर अभी वो पे नहीं कर पा रही है। तो इस केस में ये कंपनी, ये गोलमाल लिमिटेड क्या करेगी, इन्हें इस वैल्यू के शेयर्स दे देगी, ठीक है, अभी 2 लाख की वैल्यू के शेयर्स दे देगी, पर इनमें इंटरेस्ट भी तो लगा होगा ना, अगर आपने 2 लाख रुपए कहीं से बैंक से लिए हैं तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सो इधर इस केस में गोलमाल लिमिटेड बैंक को शेयर्स इशू तो करेगी बट डिस्काउंट पे इशू करेगी। सो 10 रुपीज के शेयर्स अगर गोलमाल लिमिटेड चाहे तो वो 10 रुपए के शेयर्स 8 रुपए में इशू कर देगी बैंक को। इससे क्या होगा, इससे बैंक शेयर्स को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। सो दीज आर द 2 एक्सेप्शन। सबसे पहला स्वेट इक्विटी शेयर्स, सेकेंडली जब आपका डेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, शेयर्स में, बिकॉज कोई रिजोल्यूशन प्लान है या फिर कोई रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, या डू यू वॉन्ट मी कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर लूंगी, नो वरीज, बिकॉज वट आई वॉन्ट इज इन सारे राजा रानी के दिमाग में ना क्लैरिटी होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, यहाँ से हुआ है तो एकदम क्लियर है, हम कोई डाउट हमारे मन में लेकर नहीं जा रहे, राइट। अभी समझो, हमारी प्यारी सी कंपनी है गोलमाल लिमिटेड, ये हमारी प्यारी सी कंपनी जो है गोलमाल लिमिटेड, इसने बैंक से, लेट्स अज्यूम इसने SBI बैंक से क्या किया है, डेट लिया है। अभी इधर अटेंशन चाहिए मुझे, अगर आपके मन में 1% भी डाउट है तो वो डाउट क्लियर होगा। सो आई वॉन्ट योर अटेंशन हियर ओनली। गोलमाल लिमिटेड ने डेट लिया है, लेट्स अज्यूम 20 लाख रुपए लिए हैं SBI बैंक से, ठीक है, अभी वो नहीं पे कर पा रही है डेट। तो यहाँ पर ये जो डेट है मैं इसे रिपीट कर रही हूँ, सो प्लीज मुझे इधर ही अटेंशन चाहिए, ठीक है। ये हमारी गोलमाल लिमिटेड है, इसने बैंक से पैसे लिए हैं 20 लाख रुपए, ये पे नहीं कर पा रही है 20 लाख रुपीज। सो इन दैट केस गोलमाल लिमिटेड क्या करेगी, डेट के बदले में इन्हें अपनी कंपनी के शेयर्स दे देगी, ठीक है। सो गोलमाल लिमिटेड क्या करेगी, अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करेगी, और ये जो शेयर्स इशू करेगी वो डिस्काउंट पर इशू करेगी। शेयर्स इशू किस पे करने वाली है, शेयर्स डिस्काउंट पर इशू करने वाली है। सो इफ एट ऑल अगर 10 रुपीज का शेयर है तो गवर्नमेंट ये जो गोलमाल लिमिटेड है बैंक को इशू कर देगी 10 रुपए का शेयर 8 रुपीज में। सो हम ये एक एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, इन केस जब आपका जो डेट है वो कन्वर्ट हो जाता है शेयर्स में, तब आपके शेयर्स यहाँ पर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। अभी योर क्वेश्चन अराइजेस, एकदम लॉजिकली समझने की कोशिश करो। बैंक ने 20 लाख रुपए दिए हैं डेट पर, मतलब लोन के रूप में दिए थे गोलमाल लिमिटेड को इन द फॉर्म ऑफ लोन, बैंक हैज गिवन 20 lakhs, सो बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट ऑल्सो। इन दिस केस यहाँ पर क्या होगा, ये अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे बेचेगी, यानी कि 8 रुपए में बेचेगी। मान लो SBI बैंक को मिल गए सारे शेयर्स, SBI बैंक क्या करेगा, यहाँ पे शेयर्स को सेल कर देने वाला है, अपने पैसे यहाँ पर रिकवर करने वाला। एंड बिकॉज यहाँ पर डिस्काउंट पे सेल किया था तो यहाँ पर आपको आपका मेन प्रिंसिपल अमाउंट तो मिल ही गया, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी मिल गया है। तो यहाँ पर 2 केसेस है, व्हाट वी आर सीइंग हियर इज कब आपके जो शेयर्स है डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। पहला स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। एंड सेकेंडली हम देख रहे हैं जब आपका जो डेट है वो कन्वर्ट हो रहा है शेयर्स में। एम आई क्लियर,
नहीं अभिषेक, क्या ये क्लियर हो गया है? नॉर्मल सा एकदम लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, ठीक है, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो कि अर्पित जो है, अर्पित ने क्या किया था, अर्पित ने मुझसे, अर्पित बोलता है कि मैम मैम मुझे ज़रूरत है, तो अर्पित ने मुझसे लिए है 2 लाख रुपीज़। सो अर्पित ने 2 लाख रुपए मुझसे लिए हैं, ठीक है। अभी अर्पित को 2 लाख रुपए वापस देने हैं मुझे, और साथ ही साथ अर्पित ना मुझे इंटरेस्ट भी पे करेगा, ठीक है, क्लियर है कि 2 लाख रुपीज़ दूंगा मेहंदी मैम को, साथ में इंटरेस्ट भी पे करने वाला हूँ। एक बार और समझो और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, डन। अभी अर्पित इज अनेबल टू पे मी 2 लाख रुपीज़, नहीं दे पा रहा है अर्पित, और इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहा है। कहने से मेरा तो लॉस हो गया, 2 लाख रुपए भी गया और इंटरेस्ट भी गया। तभी मुझे पता चलता अर्पित है ना नया नया ब्रांड न्यू आईफोन 16 लाया है, आईफोन 16 प्रो लाया है, ठीक है। मुझे पता चलता है अर्पित लाया है आईफोन 16 प्रो, और यहाँ पे 2 लाख की जगह हम कर देते हैं 1 लाख, ठीक है। अर्पित नया नया आईफोन 16 प्रो लाया, तो मैंने क्या किया, अर्पित ने बोला कि मैम मैं आपको पैसे तो नहीं दे पा रहा हूँ, आप मेरा नया आईफोन 16 प्रो रख लो। मैंने कहा ठीक है चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी इसकी वैल्यू तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, ठीक है, लेट्स अज्यूम इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो मैं इसे सेल करके अपने पैसे तो रिकवर कर लूंगी, मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है। वही केस यहाँ पर भी हो रहा है कि कंपनी ने यहाँ पर डेट लिया है, कंपनी रीपे नहीं कर पा रही, तो वो अपने डेट को शेयर्स में कन्वर्ट करवा रही है, एंड इस शेयर्स को वो डिस्काउंट पे इशू कर रही है बैंक को, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो ये 2 एक्सेप्शन है, जनरली कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट, बट येस अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स है तो वो डिस्काउंट पर इशू हो जाएंगे। एंड सेकेंडली अगर आपका डेट कन्वर्ट हो रहा है शेयर्स में, तो भी आपके शेयर्स डिस्काउंट पर इशू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने डिफॉल्ट किया है यहाँ पर तो पेनल्टी लग सकती है, जो आप देख सकते हो। अगर कितनी पेनल्टी लगेगी, 5 लाख रुपीज़ लगने वाली है यहाँ पर, या फिर जितना पैसा आपने रेस किया है उतनी पेनल्टी लगेगी। अच्छा मैम पेनल्टी याद करनी है या नहीं करनी है, तो यहाँ पर व्हाट आई विल सजेस्ट इज आप मेजर फोकस करो सेक्शन लर्न करने पे, बिकॉज बहुत सारी पेनल्टीज है जिसे याद करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि पेनल्टी का क्वेश्चन आए या नहीं है, बट हाँ इफ़ यू विल लर्न सेक्शंस इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो सेक्शन 53 फटाफट नोट करके लिखो, सेक्शन 52 के बाद सेक्शन लिस्ट में लिखो सेक्शन नंबर 53 शेयर्स एट डिस्काउंट। डन है। अभी हम देखने वाले अलॉटमेंट। अभी हमने क्या देखने वाले हैं, शेयर्स इशू तो हो गए, अभी कंपनी अलॉट कैसे करने वाली है, व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अलॉटमेंट सिंपल सा क्या बोलता है, किसी ने अप्लाई किया है शेयर्स के लिए और कंपनी उसे अलॉट कर देगी। ये हमने सिमिलर सा प्रोविजन देखा हुआ है कि हाँ पब्लिक ने अप्लाई किया और कंपनी उन्हें शेयर्स अलॉट कर देने वाली है। सो अलॉटमेंट बेसिकली यही बोलता है कि कंपनी क्या करने वाली, उन्हें सिक्योरिटीज यहाँ पर दे देगी, सिक्योरिटीज यहाँ पर अलॉट कर देगी। लेकिन सिक्योरिटीज कब अलॉट होगी, आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था, जो अमाउंट प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है या तो वो सब्सक्राइब हो गया, या फिर अगर लिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन हो गया है। ध्यान से देखना, ये बहुत नई चीज आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मल कंपनीज के केस में क्या बोला गया, कितना परसेंट सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, अगर नॉर्मल कंपनी है तो जो भी अमाउंट प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, तो अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, हम अभी तक हमेशा क्या पढ़ते हुए आ रहे, 90%, राइट। और अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, यहाँ पर बोला है 90%। अलॉटमेंट कब होगा, अगर इतना सब्सक्रिप्शन हो गया है देन कंपनी यहाँ पर अलॉट कर देगी आपको, ठीक है। सो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कब होने वाला है, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया है, लिस्टेड कंपनी है तभी मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन वाला प्रोविजन है। अगर वो कंपनी लिस्टेड नहीं है तो जो भी अमाउंट प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, इफ एट ऑल दैट हैज बीन सब्सक्राइब्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक, देन इन दैट केस कंपनी हैव टू अलॉट द सिक्योरिटीज। फॉर एग्जाम्पल हमारी नॉर्मल कंपनी, उसमें लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए में से अगर 60% सब्सक्राइब हो गया, यानी कि 60,000 सब्सक्राइब हो गए सिक्योरिटीज, इन दैट केस हम यहाँ पर अलॉट कर देंगे। तो नॉर्मल कंपनीज के केस में क्या होगा, जो भी अमाउंट प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, लिस्टेड कंपनी में 90%। सो यू कैन सी हियर अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन शैल बी मेड। कब अलॉटमेंट होगा,
ओनली व्हेन द अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस एज द मिनिमम अमाउंट, वो सब्सक्राइब हो गया है और वो एप्लीकेशन पे उन्होंने पे भी कर दिया है, कंपनी को एप्लीकेशन मनी भी मिल गया है चेक से या किसी और इंस्ट्रूमेंट से, तभी ये कंपनी अलॉटमेंट की तरफ जाएगी। एम आई क्लियर? प्रोसेस पता है ना हमें, प्रोसेस क्या होता है? वी ऑल नो द प्रोसेस। क्या प्रोसेस होता है अपना? कि ये हमारी कंपनी है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी सबसे पहले इशू करेगी प्रोस्पेक्टस, ठीक है? किसको इशू करेगी प्रोस्पेक्टस? इस जनरल पब्लिक को। ये जनरल पब्लिक सब्सक्राइब करेंगे और ये जनरल पब्लिक क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कंपनी के पास, एप्लीकेशन मनी देंगे कंपनी को। कंपनी देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन डन है, तो कंपनी क्या करेगी, फिर इन्हें शेयर्स को अलॉट कर देगी। एकदम जनरल सा प्रोसीजर है, हमें ये प्रोसीजर पता है। उसी के रिगार्डिंग हम देख रहे हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कब होगा, जब मिनिमम अमाउंट जो भी प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है वो सब्सक्राइब हो गया है। सेकेंडली एप्लीकेशन मनी मिल गया है। अच्छा, एप्लीकेशन पे आपको मिनिमम अमाउंट कितना देना है, तो कम से कम 5% देना है नॉमिनल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी का। फॉर एग्जाम्पल आपकी सिक्योरिटी 20 रुपीज़ की है, तो आपको एप्लीकेशन पे कम से कम 5% देना रहेगा, ठीक है? डन है। अच्छा, एक फॉर्म बताया गया यहाँ पे, फॉर्म पास 3। जब भी कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट करने वाली है, वेन एवर अ कंपनी इज गोइंग टू अलॉट द सिक्योरिटीज, इट हैज टू फाइल अ फॉर्म विद द रजिस्ट्रार। मैंने बोला था कंपनी में कुछ भी हो रहा है, कंपनी जाके आरओसी को बताएगी, हियर द कंपनी इज अलॉटिंग द सिक्योरिटी, इट इज अ मेजर इशू, सो कंपनी विल हैव टू इन्फॉर्म टू आरओसी। और इसका फॉर्म क्या है, फॉर्म याद करना है, ये फॉर्म आप कई बारी पढ़ने वाले हो तो दिमाग में चला जाएगा, जैसे MGT 14 चला गया वैसे ये भी चला जाएगा। तो फॉर्म पास 3 आपको फाइल करना है। फॉर्म पास 3 बेसिकली बात करता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के बारे में। जब भी कंपनी सिक्योरिटीज इशू करेगी उसे फॉर्म पास 3 फाइल करना रहेगा। तो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के लिए आपके पास फॉर्म पास 3 है, कंपनी आरओसी के पास फाइल करेगी 30 डेज के अंदर अंदर। डन 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 है, परफेक्ट है। एप्लीकेशन पे मिनिमम अमाउंट कितना मिलना चाहिए, 5% मिलना चाहिए। कौन सा फॉर्म आप फाइल करोगे आरओसी के पास अलॉटमेंट के बाद, फॉर्म पास 3, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है, रिफंड ऑफ मनी, अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर भी एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल समझो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू तो कर दिया, पर यार तुम लोगों को मैंने ऑफर किया था, तुम में जिगरा ही नहीं है, तुमने क्या किया है, सब्सक्राइब ही नहीं होने दिया, मेरी कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिला है यहाँ पर। सो अगर कंपनी को यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव ही नहीं हुआ है, व्हाट डू यू थिंक क्या करना है? कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला ही नहीं, अभी कुछ लोगों से तो पैसे आए होंगे ना यहाँ पे, सो कंपनी को वो पैसे रिफंड करने हैं। यहाँ पर कितने दिन में रिफंड करने हैं? आपका इशू क्लोज हो गया है, वैसे 15 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, उसे रिफंड कर देना है, ठीक है? अच्छा, अगर 15 दिन में रिफंड नहीं किए तो रिफंड तो करना है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी देना रहेगा, ठीक है? कौन सा पॉइंट रातुल मल्टी आप चाहते हो रिपीट करूं? स्पेसिफाई दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अदरवाइज आप है ना बैक जाकर भी देख सकते हो, यू कैन लिसन इट वंस मोर, ताकि और क्लियर होगा, क्योंकि जितना डिटेल में मैंने बताया है आप उसे फिर से सुन लो बैक करके। अदरवाइज कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो आप बता सकते हो, ठीक है? लास्ट पॉइंट, इट स्पेसिफाइज कि अगर आपकी कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट कर रही है, इन दैट केस कंपनी को एक आरओसी के पास फॉर्म फाइल करना है, एंड दैट फॉर्म इज फॉर्म पास 3। कंपनी हैव टू इंटीमेट टू आरओसी इन द फॉर्म पास 3 दैट इट हैज अलॉटेड द सिक्योरिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है रातुल? और ये अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं पहुंचा है, देन इन दैट केस कंपनी हैव टू रिफंड दैट एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन पे कुछ तो पैसा आया होगा, सो कंपनी हैव टू रिफंड दैट एप्लीकेशन मनी विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। इफ नॉट डन विद इन 15 डेज, आफ्टर 15 डेज करना है, बट विद द इंटरेस्ट ऑफ 15%, ठीक है? अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया है तो यहाँ पर पेनल्टी लगेगी 1000 रुपीज हर दिन जब तक कि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, 1 लाख रुपीज इन दोनों में से विच एवर इज लेस।
अच्छा, कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है आपको अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। सबसे पहले ये बताओ मुझे, अलॉटमेंट मतलब है क्या। अलॉटमेंट बेसिकली मीन्स व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोगों को शेयर्स यहाँ पर अलॉट कर रहे हैं, हम अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं एप्लीकेशन आ गई है और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शेयर्स अलॉट यहाँ पर कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो अलॉटमेंट हमने क्या देखा है, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है, जितने भी शेयर्स सब्सक्राइब हुए, उसके रिगार्डिंग हम उन्हें यहाँ पर शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो इसे यहाँ पर बोला गया है शेयर्स का अलॉटमेंट, मतलब आप अप्रोप्रिएट कर रहे हो। जो भी पहले अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल थी, जो फिक्स नहीं थी, उसमें से उस कैपिटल को आप क्या कर रहे हो, उस कैपिटल को आप अप्रोप्रिएट कर रहे हो। सिंपल सी बात है, आपको ये डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है। इन एग्जाम यू विल नेवर बी आस्क्ड कि यहाँ पर डेफिनेशन क्या, अलॉटमेंट की डेफिनेशन बताओ, ये कभी पूछा नहीं जाएगा। बट एस हमें समझ आना चाहिए अलॉटमेंट बेसिकली मीन्स कि हाँ, कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है लोगों को, जिन लोगों ने शेयर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है। अच्छा, कुछ प्रिंसिपल्स है बच्चा यहाँ पर अलॉटमेंट के, जैसे बचपन में पढ़ा ना प्रिंसिपल्स, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, वैसे ही अलॉटमेंट के भी कुछ यहाँ पर प्रिंसिपल्स है। ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल यहाँ पर बोलता है, जो भी अलॉटमेंट हो रहा है वो कौन करेगा, प्रॉपर अथॉरिटी करने वाली है। या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलॉट करेगी लोगों को शेयर्स, या फिर कमिटी शेयर्स को अलॉट यहाँ पर करने वाले। सो इट शुड बी डन बाय अ प्रॉपर अथॉरिटी। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकेंडली, आपको सिक्योरिटीज को अलॉट कर लेना है विद इन अ रीजनेबल टाइम। अभी कौन मुझे बताने वाला है रीजनेबल टाइम क्या है, 2216। ठीक है। तो सिक्योरिटीज को आपको रीजनेबल टाइम के अंदर ना अलॉट यहाँ पर कर लेना है। जनरली 2 महीने के अंदर अंदर क्या होता है, सिक्योरिटीज यहाँ पर अलॉट कर देनी है। जब से आपने अप्लाई किया है वहां से 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर आपको सिक्योरिटीज अलॉट हो जानी चाहिए। अलॉटमेंट कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं लगानी है। सो इट शुड बी अनकंडीशनल। अलॉटमेंट को कम्युनिकेट करना है आपको, जिसको अलॉटमेंट कर रहे हो इट शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मैं साहिल को कर रही हूँ, तो यहाँ पे साहिल को मैं अलॉटमेंट कर रही हूँ, आई शुड कम्युनिकेट टू द साहिल कि आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया है, आपको सिक्योरिटीज अलॉट होने वाले हैं। ठीक है। आप अलॉटमेंट किसको मिलेगा, अगेंस्ट द एप्लीकेशन। ऑब्वियस सी बात है, जिसने अप्लाई किया है उसी को अलॉटमेंट होगा। मान लो अर्शी ने अप्लाई किया है, तो क्या मैं अलॉटमेंट प्रियांशी को कर सकती हूँ, नहीं, नॉट पॉसिबल। द पर्सन हु हैव अप्लाइड, अलॉटमेंट वुड बी मेड अगेंस्ट द एप्लीकेशन ओनली। एंड लास्टली बोला गया है, ये जो अलॉटमेंट है ये कॉन्ट्रावेंशन में नहीं होना चाहिए। अगर मान लो सिक्योरिटीज अलॉट होती है माइनर की एप्लीकेशन पे, तो वो अलॉटमेंट वॉइड होगा। है क्या कोई तुम में से माइनर, अगर माइनर की एप्लीकेशन पे यहाँ पे माइनर को सिक्योरिटीज अलॉट हो रही है, दैट अलॉटमेंट विल बी वॉइड, क्योंकि आप माइनर को सिक्योरिटीज अलॉट नहीं कर सकते हो। आप किसी भी लॉ की कंडीशन यहाँ पे कॉन्ट्रावीन नहीं कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है हमें। एक इससे रिलेटेड प्यारा सा केस लॉ बोला गया है, विच इज ऑब्वियसली नॉट द केस लॉ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। गौरव, जो 2 मंथ्स है दैट इज इन द केस ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट। ठीक है। 2216 इज फॉर शेयर सर्टिफिकेट, लेकिन शेयर्स कब तक हो जाना चाहिए अलॉट, वो हम आगे पढ़ने वाले सेक्शन 56 में, जो बोलते हैं 2 महीने के अंदर अंदर शेयर्स अलॉट कर देने हैं। इट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड। ठीक है। फर्स्ट ये एक बार पढ़ो क्या बोला गया है। देयर कैन बी नो प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स unless the applicant has been informed of the allotment।
व्हाट डज इट इवन स्पेसिफाई, कि कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं होगा जब तक कि आपने एप्लीकेंट को बताया ही नहीं। एप्लीकेंट को इन्फॉर्म तो कर दो उसके अलॉटमेंट के बारे में। सो नॉर्मल सी बात बोली, जिसको शेयर्स अलॉट होंगे, जो एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई किया है, उस पर्सन को आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म करना है कि आपको अलॉटमेंट यहाँ पर होने वाला है। क्लियर है? एक और केस लॉ मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये सभी बैठे हैं हमारे डायरेक्टर्स, ठीक है। ये सभी डायरेक्टर्स मिलके एक पर्सन है मिस्टर ए, इनको क्या करते हैं, ये मिस्टर ए, बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, सभी मिलकर डिसाइड करते हैं मिस्टर ए को शेयर्स अलॉट किया जाए, ठीक है। सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए को शेयर्स अलॉट करे जाए। ओके डन। बाद में इनको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, बाद में डिस्कवर होता है मिस्टर ए का जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ था एज अ डायरेक्टर, इट इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड कि इनका अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इनवैलिड था। सो माय क्वेश्चन अराइजेस, अगर इसका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं था, सब्सिक्वेंटली पता चला इसका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं था, तो इनको जो ये अलॉटमेंट हुआ है शेयर्स का, इस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वैलिड, क्या ये जो शेयर्स का अलॉटमेंट है क्या ये वैलिड है क्या? ये बताओ, क्या लगता है आप लोगों का दिमाग क्या बोलता है? कुणाल, इट्स अबाउट द मेंबर दैट वी विल सी इन द चैप्टर ऑफ मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, ठीक है। वो मेंबर के बारे में बात करता है। साहिल, आप अकेले नहीं हो ना? देर आर मैनी स्टूडेंट्स। एक बार सबको क्लियर होना चाहिए। क्या लगता है यहाँ पर, इज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वैलिड? तो यहाँ पर हमारा आंसर है येस येस येस, क्योंकि उनको शेयर्स अलॉट हो गए, उसके बाद हमें पता चला कि ठीक है उनका जो अपॉइंटमेंट है एज अ डायरेक्टर इट वाज इनवैलिड, लेकिन हाँ अभी शेयर्स तो अलॉट हो गया है, तो शेयर अलॉटमेंट विल बी कंसिडर्ड वैलिड क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है। अभी आप डायरेक्टर की तरह मत देखो, उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने पैसे दिए हैं, ठीक है, और उन्हें हमने शेयर्स अलॉट कर दिए। इससे वी विल नॉट बॉदर कि उनके अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वैलिड था या वैलिड नहीं था, क्योंकि वो हमें बाद में पता चला है। सो इट विल हियर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो जस्ट टेल मी और वी विल प्रोसीड इट। क्या क्वेश्चन बोल रहे हो आदित्य? ये मैम शेयर्स को एज अ सिक्योरिटी दिया तो वो भी एक्सेप्शन में आएगा या नहीं आएगा? कौन सा वाला पॉइंट से रिलेटेड है आदित्य? ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स एट डिस्काउंट, तो वो तो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। आपने तो फिर शेयर्स को प्लेज करके दिया है ना, शेयर्स को आपने एज ए सिक्योरिटी दिया है, प्लेज दिया है, तो इट विल नॉट कम अंडर एक्सेप्शन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स एट डिस्काउंट, ठीक है। मैम अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी समझा दीजिए वापस से प्लीज। बेटा बता चुकी हूँ, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बेसिकली इतना बोलता है, आपने अप्लाई किया है कंपनी के पास और कंपनी आपको सिक्योरिटीज दे रही है। यहाँ तक कोई भी डाउट आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर आपको लग रहा है दीदी थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा है, हो सकता है हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, सो दैट कुड बी द केस, आपको पढ़ना रहेगा बार बार, है ना, सो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अगर आपके मन में ये डाउट है रिफंड को लेकर तो मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो, दो केसेस हमने देखे थे बेटा, एक हमने देखा था लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के लिए क्या था, मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, 90% सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। अगर नॉर्मल कंपनी है तो जो अमाउंट प्रोस्पेक्टस में स्टेटेड है, इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी और मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं हुआ है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो इन केस में जो भी एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा आया है वो लिस्टेड कंपनी को 30 डेज के अंदर अंदर रिफंड कर देना है। 30 डेज के अंदर अंदर उसे क्या करना है, रिफंड करना है। ये हम लिस्टेड कंपनी के केस में बात कर रहे हैं। नॉर्मल कंपनी है तो 15 डेज में रिफंड करना है, 15 डेज में भी रिफंड नहीं किया तो 15% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। हाँ, मुझे आइडिया था इसलिए मैंने रिफंड फिर से बता दिया, ठीक है।
समझे ना तुम केस को? केस हो क्या रहा है समझो। 1 लाख शेयर्स, आप 1 लाख शेयर्स इशू किए, 90,000 सब्सक्राइब होने चाहिए, 90,000 सब्सक्राइब नहीं हुए, सिर्फ 70,000 सब्सक्राइब हुए। अब तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। 70,000 तो आपके पास पैसा है ना, वो 70,000 रुपीज तो आपके पास है। यू हैव रिसीव दैट 70,000 मनी। अब यू हैव टू रिफंड दैट। इट्स ओनली अबाउट द टाइम लाइन। इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी, you have to refund that money within a period of 30 days. But if it is not a listed company, it is unlisted company, you have to refund that application money within a period of 15 days from the closure of issue. ठीक है? और यहाँ पर ऊपर 30 डेज कहाँ से है? फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, या जो भी टाइम आपका सेबी स्पेसिफाई करे। ठीक है? आई होप आई एम वेरी 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 क्लियर यहाँ तक। अभी भी कोई भी डाउट है या दिमाग में गया है? पीयूष, रिफंड तो कंपनी को करना ही पड़ेगा क्योंकि कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट नहीं कर रही है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव ही नहीं हुआ। तो 15 डेज बाद अगर कंपनी सिक्योरिटीज का जो एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड करती है तो पेनल्टी लगेगा। देन है नेक्स्ट है हमारा इशू ऑफ सिक्योरिटीज। यही तो पढ़ रहे थे हम, लेकिन थोड़ी सी इशू ऑफ सिक्योरिटीज से इनका मन नहीं भरा इतने से चीज़ों का। सो देर आर सेवरल वेज इन विच अ कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज। हमने बहुत सारे वेज देखे थे। ठीक है, इधर वी आर हैविंग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। दीज आर द वेज कि कंपनी कैसे कैसे सिक्योरिटीज इशू कर सकती। प्राइवेट प्लेसमेंट से, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट से, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट इशू, ESOP, प्रेफरेंशियल बेसिस, बोनस इशू एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। वन बाय वन हम सब कुछ पढ़ने वाले इन दिस चैप्टर ओनली, दैट इज शेयर एंड शेयर कैपिटल। इन दिस चैप्टर हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले। बट आज जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मतलब ऐसा लगेगा मजा आ जाएगा दीदी, हमने आज कुछ नया सीखा, इतना मजा आ जाएगा इस टॉपिक के बारे में पढ़ के। सबसे पहला टॉपिक आज हम देखने वाले हैं कि हमारी सिक्योरिटीज कैसे इशू होती है। आपकी सिक्योरिटीज इशू अगर कोई कंपनी करना चाहती है प्राइवेट प्लेसमेंट से तो कैसे इशू करने वाली है। वॉइस का इशू क्या हो रहा है, मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दो, बिकॉज आई डोंट थिंक अभी इस एंड पे वॉइस का कोई इशू, अभी एकदम परफेक्ट चल रहा है। बेटा कुछ तो डिफरेंट है पीयूष आनंद, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 12th में और CS एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ प्राइवेट प्लेसमेंट का थ्रू अ चार्ट, सो दैट दिमाग में वो इमेज ना आपकी छप जाएगी दैट हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। सो अगेन 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 फटाफट से हार्ट एंड माइंड इधर फोकस करना। ठीक है, दिल दिमाग इधर लगा देना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। बहुत प्यारा सा प्रोसीजर है, समझ आ गया है तो मज़ा आ जाएगा। अभी समझो कंपनी बेसिकली करना क्या चाहती है। कंपनी ना सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, यानी कि कंपनी चाहती है अरे हमारे सिक्योरिटीज आप खरीदो। सिंपल सी चीज़ है, कंपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती, हमारे सिक्योरिटीज खरीदो बदले में हमें पैसे दे दो। इसे हम बोलते हैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज। एक ही बार में क्लियर हो जाएगा अगर इधर ध्यान लगा दिया तो। ठीक है, और फर्स्ट टाइम बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन होता है, सो आई वांट इधर ही देखो। सो एक कंपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है विच मीन्स हमारी सिक्योरिटीज खरीदो एंड रिटर्न गिव अस मनी। तो ये कंपनी पब्लिक भी हो सकती है जो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, और इट कैन बी प्राइवेट ऑल्सो जो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है। मतलब पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों में से ही कोई भी कंपनी यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती। ये कंपनी ना आइडेंटिफाई करती है कि किसको हम सिक्योरिटीज इशू करें। मतलब ये पब्लिक को ऑफर नहीं करेगी, आइडेंटिफाई करती है। आइडेंटिफाई करती है, मान लो गोलमाल लिमिटेड ने आइडेंटिफाई किया है कि हम सिक्योरिटीज ऑफर करने वाले हैं, सो इट विल आइडेंटिफाई स्पेसिफाइड पीपल
जिसे वो सिक्योरिटीज देगी। ठीक है, आइडेंटिफाई करते स्पेसिफाइड पीपल को। फॉर एग्जाम्पल गोलमाल लिमिटेड ने आइडेंटिफाई किया मिस्टर ए बी सी डी PQRS। इनको आइडेंटिफाई किया है कि इन्हें हम लोग सिक्योरिटीज ऑफर करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। अच्छा, ये जो कंपनी है प्राइवेट प्लेसमेंट में ये कितने लोगों को ऑफर कर सकती है? आप ऑफर कर सकते हो सिक्योरिटीज मैक्सिमम 200 पर्सन्स को। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 200 लोगों को ही आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटीज ऑफर कर सकते हो। ये जो 200 की लिमिट है ये अलग है, यानी कि अगर मुझे इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं उसके लिए अलग है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं उसके लिए अलग है। पर मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 200 लोगों की लिमिट रहेगी। मैंने इनको कह दिया कि तुम मेरी कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदोगे क्या? मैंने आइडेंटिफाई करके इनको ऑफर कर दिया। ये लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो ये लोग क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे ना, गोलमाल लिमिटेड को पेमेंट करेंगे। अच्छा, पेमेंट कैसे होना चाहिए? पेमेंट चेक में चलेगा, ऑनलाइन चलेगा, पर ये जो भी पेमेंट होगा ये कैश में नहीं चलेगा। ये पेमेंट कैश में नहीं होने वाला है। फिर ओके, गोलमाल लिमिटेड को पेमेंट मिल गया, पैसा मिल गया, लोगों ने हाँ कर दिया, इसको गोलमाल लिमिटेड एक सेपरेट अकाउंट में रखेगी और इसे यूज नहीं करेगी। जब तक कि उसने सिक्योरिटीज अलॉट नहीं कर दी तब तक इस पैसे को यूज किया नहीं जाएगा। अच्छा, मान लो यहाँ पर क्या केस होता है, यहाँ पर ये जो गोलमाल लिमिटेड है ना ये सिक्योरिटीज अलॉट नहीं कर पाती है लोगों को, तो गोलमाल लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा बेटा? गोलमाल लिमिटेड को ये पैसा रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड किट हम लोग बाद में टाइमलाइन देखेंगे। पर एक बार ये कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू समझा क्या आपको? यस गौरव, 200 इज वन टाइम लिमिट कि आप मैक्सिमम 200 पीपल को यहाँ पर ऑफर कर सकते हो, 200 लोगों से ज़्यादा को ऑफर नहीं कर सकते हो। एक और चीज़ है, अगर कंपनी ने 200 से ज़्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही थी, कंपनी है ना, कंपनी इज डूइंग प्राइवेट प्लेसमेंट, बट इफ अ कंपनी ऑफर्स 201 पीपल, देन इन दैट केस ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? पब्लिक ऑफर बन जाएगा। जैसे ही 200 से लिमिट इंक्रीज हुई या एक भी कंडीशन आपने यहाँ पे कॉन्ट्रावीन करी, दिस विल बी टर्म्ड एज पब्लिक ऑफर। 200 से लिमिट इंक्रीज होते से ये प्राइवेट प्लेसमेंट अब प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं रहेगा। क्या ये क्लियर है? ओवरव्यू लिया है हमने, हम डिटेल में और देखेंगे, पर हाँ हमने एक ओवरव्यू ले लिया है कि एक्चुअली में ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। नाम से समझ आ रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट। हम कुछ लोगों को ही यहाँ पर शेयर्स के लिए आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हीं को ही ऑफर करते हैं। कंपनी क्या करेगी? बोर्ड रिजोल्यूशन पास करती है पहले और फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी और फिर आइडेंटिफाई करती है किस लोगों को देना है। मैक्सिमम 200 लोगों को दे सकती है एट अ टाइम, ऑफर कर सकती। ठीक है, मैक्सिमम आप ऑफर 200 पीपल को यहाँ पर कर सकते हो। दिस लिमिट फॉर 200 इज डिफरेंट, अलग अलग सिक्योरिटीज होल्डर के लिए। अच्छा, यू नो इस 200 की लिमिट में कौन इंक्लूड नहीं होगा? इस 200 की लिमिट में आपके एक्सक्लूड करते हैं हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को और एम्प्लॉयज़ को। सो अगर उन्हें यहाँ पर शेयर्स दिए हैं तो 200 की लिमिट में हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड एम्प्लॉयज़ को। गिव इट अ लुक और फिर मैं और डिटेल में समझाती हूँ। क्या ये क्लियर है? नहीं दिव्या, दिया इसमें मिनिमम का कोई भी केस नहीं है। ठीक है, शेयर्स अलॉट करते हैं ना आदित्य, करेंगे हम लोग अलॉट।
देखो, एक बच्चा पूछ रहा है मैम हर चीज़ से पहले बी एन एंड एस आर कंपलसरी होता है क्या? आप कंपनी में कुछ भी करने जा रहे हो तो डायरेक्टर्स को तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो यस, बोर्ड रेजोल्यूशन इज नेसेसरी। बोर्ड रेजोल्यूशन बेसिकली मीन्स क्या, कि हाँ डायरेक्टर का अप्रूवल आपको लेना है। सो बोर्ड रेजोल्यूशन इज नेसेसरी। डिपेंडिंग अपॉन द केस आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेना है। सो दिस रेजोल्यूशन कोड चेंज, कि कहीं कहीं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है एंड कहीं स्पेशल रेजोल्यूशन है। ठीक है। यस रिया, एकदम परफेक्ट बोला है, रिया चौहान एकदम परफेक्ट। ठीक है। जो पूरा का पूरा प्रोसेस है आपका वो अभी हम देखने वाले हैं। एक बार ओवरव्यू क्लियर हो गया ना, अभी देखना प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन नंबर 42, फटाफट राइट डाउन द सेक्शन इन योर सेक्शन लिस्ट। सेक्शन 42 क्या बात करता है? सेक्शन 42 बात करता है प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या बोलता है? ये बोलता है यू आर ऑफरिंग द सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी। सो बेसिकली कंपनी यहाँ पे सिक्योरिटीज अलॉट तो कर रही है, लेकिन एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को सबको अलॉट नहीं करती है। सो यहाँ पे सिक्योरिटीज अलॉट हो रही है टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। अच्छा, हमने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देखे थे कि अगर कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है तो आप लोग प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, बट इन दिस केस यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट है तो हमारी जो सिक्योरिटीज का जो लेटर है वो क्या होता है? पीपी ओ सी ए। क्या बोलोगे शॉर्ट में? PPOCA, विच इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। जैसे प्रोस्पेक्टस होता था वहां पर, ये लो प्रोस्पेक्टस, यहाँ पर क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, ये डॉक्यूमेंट का नाम है। ठीक है, PPOCA, बोलो 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 मेरे संग, PPOCA विच इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। तो ये हमारी कंपनी है। कंपनी सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर करती है थ्रू अ डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है आपका? PPOCA, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। ठीक है, PPOCA। जो भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करने चाहती है वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन यहाँ पर देगी लोगों को। ठीक है, उसमें क्या लिखा होगा? सीरियली नंबर्ड होगा एंड स्पेसिफिकली यू विल गिव टू द पर्सन जिसको आपने ऑफर किया है। स्पेसिफिकली उस पर्सन को आप PPOCA भेजोगे जिसको आप ऑफर करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं भूमि, आदित्य, तन्वी और आर्शी को प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर्स ऑफर करना चाहती हूँ, तो फिर आई विल सेंड ऑल ऑफ देम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, यहाँ पर सबको भेज दूंगी मैं। कितने टाइम में भेजोगे? यहाँ पर आप इन सबको 30 डेज के अंदर भेजोगे। आई हैव डिसाइडेड कि मुझे इन लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट से सिक्योरिटीज ऑफर करनी है। जैसे ही इनके नाम रिकॉर्ड हो गए वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आई एम गोइंग टू सेंड देम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिफाई कर दिया है नाम। जब से नाम आइडेंटिफाई किया है, यहाँ से 30 डेज में आपको क्या सेंड करना है? सेंड दैम विद इन 30 डेज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। इन लोगों को 30 डेज के अंदर अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन यहाँ पर भेज देना है। अच्छा, मैंने इन लोगों को सबको क्या किया है? भेजा है कि ये लो, मैं ऑफर करना चाहती हूँ तुम्हें, ये एप्लीकेशन लेटर लो, आई वॉन्ट टू ऑफर यू द शेयर्स। ठीक है, ये लोगों ने कहा ठीक है। अभी अर्शी बोलती है यार मुझे तो शेयर्स चाहिए नहीं। अर्शी बोलती है प्रियांशी को कि मुझे नहीं चाहिए, मेरी जगह तुम ले लो। उसे हम बोलते हैं राइट ऑफ रिनंसिएशन। क्या बोला मैंने? राइट ऑफ रिनंसिएशन। रिनंसिएशन क्या बोलते हैं? मुझे नहीं चाहिए, मेरी जगह इसको दे दो। ठीक है, आई डोंट वांट दैट, सो मैं इसको दे रही हूँ मेरी जगह, उसे हम रिनंसिएशन बोलते हैं। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में आपके पास कोई भी राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं है, विच मीन्स अगर आपको नहीं चाहिए तो आप किसी और को नहीं दे सकते हो। सो प्राइवेट प्लेसमेंट में यहाँ पर राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं मिल सकता, विच मीन्स यू कैन नॉट ट्रांसफर योर ऑफर टू एनीवन एल्स। क्या ये क्लियर हुआ है? क्या यहाँ तक डन है? एकदम सिंपल सा पढ़ा हमने। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या? अ कंपनी विल इनवाइट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज थ्रू PPOCA। जब से कंपनी ने नाम आइडेंटिफाई किया है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी हैव टू सेंड PPOCA यहाँ पर, एंड देयर दोज पर्सन जिसको PPOCA मिला उन्हें राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं है। ठीक है, ओके।
अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, किसको ऑफर मिलेगा, कितने लोगों को मैक्सिमम ऑफर मिल सकता है। हमने तो ऑलरेडी देख लिया, दीदी आपने शुरू में ही बता दिया कि मैक्सिमम ऑफर कितने लोगों को मिल सकता है। यहाँ पर 200 पीपल को मैक्सिमम ऑफर मिल सकता है। एग्जैक्टली हमने बोल दिया मैक्सिमम 200 लोगों को मिल सकता है। इट शिल नॉट एक्सीड 200। अच्छा 200 में कौन से को काउंट नहीं करते, ये 200 के लिमिट में दो लोगों को काउंट नहीं करेंगे। सबसे पहला है QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, एंड सेकंड है आपके कंपनी के एम्प्लॉयज। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, दीदी दीदी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मतलब क्या। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हें हम QIBs बोलते। बड़े बड़े लोग मतलब क्या बेटा, आपके बैंक्स, ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सभी क्या होंगे, ये सभी QIBs होंगे, ये सभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अंदर आते हैं। सो अगर QIBs को शेयर्स दिए हैं, आपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दिए हैं, ये 200 के लिमिट में काउंट नहीं करने वाले हो। साफ साफ बोला गया है ये जो 200 की लिमिट है इट विल बी इंडिविजुअली, ये 200 की लिमिट इंडिविजुअली होगी हर सिक्योरिटीज के लिए। सो कहने से प्राइवेट शेयर इक्विटी शेयर्स के लिए अलग है 200 की लिमिट, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अलग 200 की लिमिट है, डिबेंचर्स के लिए अलग 200 की लिमिट रहेगी। आप ऑफर की बात करी गई, आप ऑफर मैक्सिमम 200 लोगों को कर सकते हो सकता है यू हैव ऑफर टू 200 पीपल पर 100 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। क्या आप और 100 लोगों को ऑफर कर सकते हो, नहीं नहीं नहीं, दैट लिमिट इज ओनली फॉर 200, दैट लिमिट इज फॉर ऑफर that you can offer to maximum number of 200 persons here, and this 200 limit is different for everyone. So see, if a company is issuing equity shares through private placement तो उसके लिए 200 की लिमिट अलग है। कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है प्राइवेट प्लेसमेंट से तो उसके लिए 200 की लिमिट अलग है। प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है तो उसके लिए 200 की लिमिट अलग है। सो दिस लिमिट ऑफ 200 इज इंडिविजुअल लिमिट फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। क्या ये क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अच्छा फिर बोला गया आपकी कंपनी कोई सी भी हो, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, अगर यहाँ पर आपकी कंपनी ने सिक्योरिटीज दिए हैं मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड नंबर को, मोर देन 200 पर्सनस को, तो यहाँ पर हम उसे पब्लिक ऑफर मान लेंगे। वी विल नॉट ट्रीट इट एज अ प्राइवेट प्लेसमेंट, बट हम उसे क्या मान लेंगे, इसे पब्लिक ऑफर यहाँ पर मान लेंगे। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? एकदम क्लियर है, इतना बड़ा चीज ही नहीं है, है ना, छोटी सी तो चीज है और हम समझ लेंगे इसे, ठीक है। हमें चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है, राइट। वी हैव टू मेक थिंग्स इजियर, इन अ इजियर वे, इन अ सिंपलर वे। हो सकता है दूसरे लोगों को यही चीज, यही टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इट इज अप टू अस हम कैसे चीजों को इजी बना लेते हैं, ठीक है। नहीं गौरव, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन टू प्राइवेट प्लेसमेंट। ये क्या बोलता है, जिन भी पर्सन यहाँ पर विलिंगली सब्सक्राइब करते हैं उन्हें क्या करना है, पैसा देना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप पैसे दे सकते हो चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से, बैंकिंग चैनल से, बट नॉट बाय कैश। हमने पढ़ लिया था कि कैश से पेमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्या कंपनी उस पैसे को यूटिलाइज कर सकती? नहीं। अ कंपनी कैन नॉट यूटिलाइज दैट मनी जब तक कि अलॉटमेंट ना हो जाए, जब तक कि लोगों को सिक्योरिटीज अलॉट ना हो जाए कंपनी उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकती अनलेस अलॉटमेंट ना हो जाए और आप ROC के पास रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल ना कर दो। क्लियर है? तो उस पैसे को अलग से रखना है, यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा आपको सिक्योरिटीज कब तक अलॉट कर देनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चा लोग। आपको सिक्योरिटीज कब तक अलॉट कर देनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। सिक्योरिटीज कब तक अलॉट करनी है? यू हैव टू अलॉट द सिक्योरिटी विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी का पैसा मिल गया है, वहां से 60 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, वहां से 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी को, लोगों को सिक्योरिटीज अलॉट कर देनी। इफ 60 डेज में सिक्योरिटीज अलॉट नहीं हुई है तो जो एप्लीकेशन मनी आया था अभी कंपनी को उस एप्लीकेशन मनी को रीपे करना है 15 डेज के अंदर अंदर।
कहाँ से 15 डेज है, जब से 60 डेज खत्म हो रहे हैं वहां से 15 दिनों के अंदर अंदर क्या कर दो, अभी उसे रीपे कर दो। तो रिफंड वाला प्रोविजन जो मैंने आपको बताया, व्हाट इट इज सेइंग इज, कंपनी को सिक्योरिटीज अलॉट करनी है, ठीक है। अलॉट करो सिक्योरिटीज, कितने दिनों में, विद इन 60 डेज, सॉरी। या so company have to allot the securities within a period of 60 days. if not allotted, 60 days चले गए, ठीक है, if not allotted तो उसे, ये 60 डेज खत्म हो गए हैं, यहाँ पर 15 डेज के अंदर क्या करना है, रीपे कर दो। रीपे विद इन 15 डेज, 60 डेज खत्म हुए हैं, वहां से 15 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, उन्हें रीपे कर देना है उनका एप्लीकेशन मनी, ठीक है। क्लियर हो गया ये दोनों पॉइंट। अगर रीपे नहीं किया है तो उस केस में इंटरेस्ट लगने वाला है आपको 12% पर एनम का। सो इफ नॉट रीपेड, 15 दिन निकल गए, इफ नॉट रीपेड तो अब तो बेटा पैसा तो देना है लेकिन इंटरेस्ट भी लगने वाला है। कितना परसेंट का इंटरेस्ट था हमारा, 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। और ध्यान रहे ये इंटरेस्ट कहाँ से लगने वाला है, जो आपका 60th डे खत्म हो रहा है ना, यहाँ से 60th डे खत्म हो रहा है, यहाँ से 12% पर एनम का इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा। क्या ये क्लियर है, टाइमलाइन क्लियर है। फिर से समझाती हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ, जस्ट लिसन टू मी वंस मोर। दिस इज अ कंपनी, द कंपनी हैव टू अलॉट द सिक्योरिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। जब से एप्लीकेशन मनी आया वहां से 60 डेज के अंदर कंपनी को सिक्योरिटीज देने। 60 डेज खत्म हो गए, आपने 60 डेज में सिक्योरिटी नहीं दी, 60 डेज खत्म हुए, वहां से नेक्स्ट 15 डेज में क्या करो, पैसा रीपे कर दो। पैसा रीपे नहीं किया 15 डेज में, तो अभी 15 डेज के बाद आपको पैसा तो रीपे करना है, इंटरेस्ट भी लगेगा आपके ऊपर। जो इंटरेस्ट लगेगा वो कहाँ से लगेगा, 60 डे खत्म हो गए वहां से इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम का। एम आई क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्या समझा क्या। परफेक्टली परफेक्ट, डन हो गया है, ऑसम ऑसम। अच्छा, फिर ये जो भी सब्सक्रिप्शन मनी मिला, यानी कि मैंने ऑफर किया था ना अर्शी को, प्रियांशी को, अनुज को, कमल को, स्तुति को, साक्षी को, ये लोग तो सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इन्होंने सब्सक्राइब किया, इन्होंने एप्लीकेशन मनी दे दिया है। दिस सब्सक्रिप्शन मनी हैव टू बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, और इसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो किसी और पर्पज के लिए, एक्सेप्ट या तो आप अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के लिए यूज कर सकते हो, या फिर पैसे को रीपे करने के लिए यूज कर सकते हो। इफ अ कंपनी इज अनेबल टू अलॉट द सिक्योरिटीज तो आप रीपेमेंट के लिए इस पैसे को यूज कर सकते हो, अदरवाइज सब्सक्रिप्शन मनी यूज नहीं हो सकता है। अच्छा, ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या आप मार्केटिंग करोगे क्या, या पब्लिक एडवर्टाइजमेंट दोगे क्या कि गोलमाल लिमिटेड प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आने वाली है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर हमें कोई भी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, कोई भी मार्केटिंग में नहीं जाना है, क्योंकि हम कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को ही यहाँ पे सिक्योरिटीज ऑफर करना चाहते हैं। सो इन दिस केस देयर शुड बी नो इन्फॉर्मेशन गिवन टू पब्लिक अबाउट दिस इशू। पब्लिक को कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है, पब्लिक एट लार्ज को इस इशू के बारे में आपको नहीं बताना रहेगा। क्लियर है ये। अभी कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, तो हमने जैसे देखा था ना, जहां जहां एस आर पीछे पीछे कौन आता है, MGT 14 आता है, वैसे ही आप यहाँ पर देखना, जब जब अलॉटमेंट होगा, किस भी तरह का अलॉटमेंट हो, जब जब अलॉटमेंट होगा तब तब आपको एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है। क्या बोली मैं, जब जब अलॉटमेंट होगा, जब जब कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है, तब तब कंपनी हैव टू फाइल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। और वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का फॉर्म क्या रहने वाला है, फॉर्म पास 3 लेने वाले हैं। कंपनी को क्या करना है, यहाँ पर पास 3 फाइल करना रहेगा। हाँ, टाइम लिमिट अलग हो सकती है, पहले हमने 30 डेज देखा था, प्राइवेट प्लेसमेंट में यहाँ पर टाइम लिमिट क्या है, 15 डेज के अंदर अंदर आपको ROC के पास फाइल करना है। सो जैसे ही सिक्योरिटीज अलॉट हुए हैं वहां से 15 डेज के अंदर अंदर ROC के पास पास 3 फाइल कर देना। अगर आपने पास 3 फाइल नहीं किया है तो भारी अमाउंट में आपको पेनल्टी लग सकती है, विच इज 1000 रुपीज हर दिन के लिए, जब तक कि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, पर मैक्सिमम 25 लाख रुपीज तक पहुंच सकता है।
क्लियर है यहाँ तक? अगेन पेनल्टी है, यू कैन सी कि अगर आपने सेक्शन 42 का कॉन्ट्रावेंशन किया, यानी कि पीपी का, प्राइवेट प्लेसमेंट की कोई भी कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो आपके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी यहाँ पर लग सकती है। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस है जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट पे लगती है? व्हाट आर द कंडीशंस एप्लीकेबल टू प्राइवेट प्लेसमेंट? सबसे पहला, बोल्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे और एसआर पास करोगे। आप यहाँ पर एसआर में क्या क्या चीज़ें आप बताओगे, किस दिन बोल्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है, काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो पब्लिक को, अरे इक्विटी शेयर्स ऑफर कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफर कर रहे हो, डिबेंचर्स ऑफर कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज यू आर ऑफरिंग टू द पब्लिक एंड व्हाट इज इट्स प्राइस, किस प्राइस पर दे रहे हो, जस्टिफिकेशन फॉर द प्राइस, इस प्राइस पर क्यों दे रहे हो, नेम और एड्रेस ऑफ द वैल्यूअर, अगर किसी से वैल्यूएशन करवाया है तो, अमाउंट विच द कंपनी इंटेंड्स टू रेज, कंपनी कितना पैसा रेज करना चाहती है, और कोई मटेरियल टर्म्स है तो वो भी बताओगे। ये सब एस आर में डिस्कस होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते टाइम आपको डिस्कस करना रहेगा। अगेन 2 से 3 पॉइंट सफिशियंट है आप लोगों के लिए। इसमें से हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, आपको कंपनी को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड रहने वाला है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का, इन फॉर्म पास 5, पाँच में क्या रहने वाला है, प्राइवेट प्लेसमेंट का यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड रहने वाला है। समझो समझो समझो, पास 3 कितने दिन में फाइल करना है, 15 डेज में। ठीक है, पास 5 में पूरा रिकॉर्ड रहने वाला है यहाँ पर आपका। आरओसी के साथ क्या फाइलिंग होगी, 2 डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे आरओसी के साथ। सबसे पहला क्या डॉक्यूमेंट फाइल होगा, एसआर पास हुआ ना, तो एमजीटी 14 फाइल होगा 30 डेज के अंदर अंदर। और हमने सिक्योरिटीज अलॉट की है, तो जब जब सिक्योरिटीज अलॉट होगी तब तक यू हैव टू फाइल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। तो 2 डॉक्यूमेंट फाइल होंगे पास 3 15 डेज में, और एमजीटी 14 फाइल होगा यहाँ पे आरओसी के पास 30 डेज के अंदर अंदर। क्या ये क्लियर है? कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट? क्या ये क्लियर है? कोई भी डाउट है तो प्लीज मेंशन इट, एक बार लिखकर बता दो। साक्षी बेटा, कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हो आप, सब में यही बोल रहे हो मैम एक बार रिपीट, एक बार रिपीट। पूरा टॉपिक कैसे रिपीट करेंगे हम, इतना सब कुछ पढ़ा है, इतना वास्ट पढ़ाया है। सो आप है ना प्लीज रिवाइंड कर लो, और रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लो, है ना। फिर जो स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। यस पीयूष आनंद, दैट्स इनफ। लास्ट वाला बोल रहे हो गौरव एंड साक्षी? ये इतना सा बोलता है कि आरओसी के साथ आपको फाइलिंग करनी है ना। बेटा आप लोगों का ध्यान तो नहीं है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज अगर ध्यान होता तो फिर ऐसा कैसे। ये पॉइंट ऐसा बोलता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपको फाइलिंग करनी है 2 डॉक्यूमेंट्स की। पहला पास 3 विच इज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, क्योंकि जब जब अलॉटमेंट होगा तब तक पास 3 फाइल होगा। एंड सेकेंड था स्पेशल रेजोल्यूशन, जब जब होगा तब तब एमजीटी 14 होगा। सो दैट इज एमजीटी 14 फाइल किया और पास 3 फाइल किया। ठीक है, ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर गाइस। ठीक है, ऋषु कुमारी प्लीज आप पहले के लेक्चर्स देखो, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल टर्म्स मतलब कोई भी ऐसी चीज जो यहाँ पर इम्पैक्ट करने वाली आपके ऑफर को, उसे हम बोलते हैं अभिजीत मटेरियल टर्म्स। ठीक है, आपको लगता है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कोई चेंज हुआ है, जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो आप बता दो। आप पहले किसी और पर्पस के लिए पैसे रेज कर रहे थे, आपका ऑब्जेक्ट ही चेंज हो गया है, तो ये भी बताना रहेगा।
नहीं परिणीता, ये नॉर्मल कंडीशन है। स्पेसिफिकली ये कंपनीज एक्ट है ना, स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी के लिए अलग से प्रोविजन यहाँ पर नहीं दिखा हुआ है। वो आप CMSL में पढ़ने वाले हो कि लिस्टेड कंपनी है तो क्या प्रोविजन होगा, दैट यू आर गोइंग टू रीड इन CMSL। बट इधर हम नॉर्मल कंपनीज के बारे में, जैसे स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनीज के बारे में होगा मैं बताऊंगी। साक्षी बुक से क्या रेलिवेंस है बेटा, ठीक है। चलो, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम फट फट झटपट प्राइवेट प्लेसमेंट पूरा देखने वाले हैं। तो आपका अटेंशन इधर ही होना चाहिए। अच्छा, फटाफट से ड्रॉप अ हार्ट, फटाफट से एक हार्ट ड्रॉप कर दो, फटाफट से एक हार्ट ड्रॉप कर दो, सो दैट हम प्राइवेट प्लेसमेंट जो देखा एक बार पूरा रिवाइज कर ले। अगर किसी भी बच्चे के मन में इतू सा भी डाउट है तो वो भी सॉर्ट हो जाएगा, वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा, और जिसका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया उसका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट से। व्हाट वी हैव सीन इज सेक्शन नंबर 42 बात करता है प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। अ कंपनी विल आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ पर्सन टू whom the private placement should be done through a private placement offer cum application, that is PPOCA से हम जिसको प्राइवेट प्लेसमेंट करने वाले हैं। द कंपनी विल आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अ पर्सन टू whom प्राइवेट प्लेसमेंट वुड बी डन, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन जिसको PPOCA देने वाली, उसके 30 डेज के अंदर अंदर वो क्या कर देगी, उन लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर उन्हें दे देगी। क्लियर है, यहाँ तक हमें मिल जाएगा। अच्छा, कंपनी मैक्सिमम कितने लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दे सकती है, मैक्सिमम इट कैन बी डन विद 200 पर्सन एट अ टाइम, 200 लोगों को आप ऑफर दे सकते हो। ये जो 200 की लिमिट इट शुड बी रेंडर्ड इंडिविजुअली, यानी कि फॉर इक्विटी शेयर्स 200 इज डिफरेंट, फॉर प्रेफरेंस शेयर्स 200 इज डिफरेंट, फॉर डिबेंचर्स 200 इज डिफरेंट, सबके लिए 200 की अलग अलग लिमिट है। इन दिस लिमिट ऑफ 200, 2 persons will not be counted at all, that is qualified institutional buyers, यानी कि बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, these will not be counted, and secondly the employees would not be counted in the limit of 200 here। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। द कंपनी हैव रिसीव्ड द सब्सक्रिप्शन मनी, द सब्सक्रिप्शन मनी कुड बी रिसीव्ड बाय द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट चेक, लेकिन कैश से रिसीव नहीं होगा। जैसे ही कंपनी को सब्सक्रिप्शन मनी मिला है, कंपनी हैव टू अलॉट द सिक्योरिटीज टू द पब्लिक विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। 60 डेज में उसे क्या करना है, सिक्योरिटीज अलॉट यहाँ पर कर देना है। ओके, 60 डेज में अगर आपने सिक्योरिटीज अलॉट नहीं करे हैं तो 15 डेज के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देना है। अगर 15 डेज में भी रिफंड नहीं किया तो उसके बाद रिफंड तो करना है, बट येस आपको इंटरेस्ट भी यहाँ पर पे करना रहेगा, दैट इज 12% पर एनम का इंटरेस्ट पे करना है जब से 60th डे एक्सपायर हो रहा है। ये जो भी एप्लीकेशन का मनी आया, इट शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड जब तक कि कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट ना कर दी, उसे आप कोई और पर्पस के लिए भी यहाँ पर यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। कंपनी जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहेगी, कंपनी को बोल्ड रेजोल्यूशन पास करना और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन में कंपनी डिटेल्स बताएगी, हम कौन से सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, किस प्राइस पर इशू करें, बोल्ड रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, ये वाली प्राइस क्यों ले रहे हैं, अगर कुछ वैल्यूएशन हुआ तो वो बताएगी। कंपनी को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के इन फॉर्म पास 5। ठीक है, कंपनी ने जैसे ही सिक्योरिटीज अलॉट करी, कंपनी को कौन सा फॉर्म फाइल करना है, आरओसी के पास 3 फाइल करना है 15 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अब एसआर था तो एमजीडी 14 भी फाइल करना है 30 डेज के अंदर अंदर। एंड दैट वाज ऑल अबाउट आवर प्राइवेट प्लेसमेंट। आई होप आई एम वेरी क्लियर यहाँ पर, आन हमारा कोई भी पॉइंट आई गेस नहीं गया। अच्छा, एक चीज़ और बता दो, अगर हमने कोई भी लिमिट कॉन्ट्रावीन करी है, यानी कि अगर कंपनी ने 200 से ज़्यादा लोगों को ऑफर कर दिया है, देन इट विल बी टर्म्ड एज पब्लिक ऑफर, उसे हम पब्लिक ऑफर मान लेंगे यहाँ पर। सेकेंडली हम लोगों ने देखा था, यस परफेक्ट परफेक्ट, से पब्लिक ऑफर, और कोई भी डिटेल्स आपको मीडिया को नहीं देनी है, इशू के बारे में पब्लिक को नहीं बताना, बिकॉज इट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या ये क्लियर है? सो गाइज, इट्स द हाई टाइम फॉर आर तूफानी रिविजन। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके दिमाग में, है ना, एंड वी डोंट वांट दैट। सो आज का लेक्चर का हो चुका है स्वाहा, और अभी इट्स हाई टाइम फॉर आर तूफानी सा रिविजन। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? स्वाहा हो गया है हमारा। तूफानी सा रिविजन करें।
रेडी हो गया? एक बार फटाफट स्वाहा लिख के बता दो, क्या रेडी हो गया? आ जाओ, चलो चलो चलो, लेट अस बिगिन, चलो शुरू करते हैं। एक्साइटेड हो ना? बोलते तो हो ना उधर मेरे संग संग, ठीक है? एक दिन तुम सभी के घर पे आके पूछूंगी तुम्हारे घर वालों से कि ये सारे बच्चे बोलते हैं या बस ऐसे ही हाँ में हाँ मिलाते हैं मेरी। ठीक है, बोलना है आपको वहां पर। चलो चलो मेरे राजा रानियों, स्टार्ट करते हैं हमारे तूफानी सा रिवीजन, तुम राजा रानी के साथ। हमारे लॉ के राजा रानी हो तुम लोग। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। रूल 5, रूल 6 बात करते हैं। ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट कब इशू होता है? जब सिक्योरिटीज अलॉट होती है। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है जब आपको रिन्यू करवाना है, आपने सरेंडर कर दिया पुराना सर्टिफिकेट। ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट में कोई फीस नहीं लगती, पर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट में यहाँ पर फीस कंपनी चार्ज कर सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम फीस कितनी चार्ज कर सकते हैं वो यहाँ पे 50 रुपीज़, ठीक है? नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या टाइम लिमिट है। तो अगर आपने सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हो, अलॉट हुआ है सिक्योरिटीज 2 मंथ से, ट्रांसफर ट्रांसमिशन में 1 मंथ की लिमिट है। अगर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है, लिस्टेड कंपनी है तो 45 डेज है, और अगर नॉर्मल कंपनी तो 3 महीने में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन के सिक्योरिटीज किस किस तरह से इशू हो सकती है। सो अगर मेरी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक ऑफर हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू। अगर प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक ऑफर तो नहीं होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू हो सकते हैं। उसके बाद वी हैव सीन हाउ टू इशू द सिक्योरिटीज एट अ प्रीमियम। व्हाट डज इट इवन मीन? सो व्हेन अ सिक्योरिटीज इज बीइंग इशूड एट अ प्राइस अबव देन द नॉमिनल वैल्यू, अबव देन द फेस वैल्यू, उसे हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर? सिक्योरिटीज इशू हुई है प्रीमियम पर, and that above amount is known as premium. That premium should be kept in a separate account, that is securities premium account, and that securities premium can be utilized only for this specific purpose. क्या बोलता है, कौन सा सेक्शन बोलता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हो? सो सेक्शन नंबर 52 बोलता है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। निमोनिक मुझे सभी का लिखा हुआ होना चाहिए, किन पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो? बीपीसीपी के लिए यूज कर सकते हैं, एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पज, सिर्फ आप इन्हीं पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। बी से बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, एक और बी से बायबैक के लिए, पी से राइट ऑफ करने के लिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, सी से राइट ऑफ करने के लिए कमीशन या फिर जो भी डिस्काउंट पे किया है यहाँ पर, एंड एक और पी से क्या है? राइट ऑफ करना है आपको जो भी प्रीमियम प्रोवाइड करी है आपने, और प्रीमियम जो भी दिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे, या जो भी प्रीमियम आपने डिबेंचर्स पे दिए हैं उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हो। Securities premium account is not a free reserve, it is in the nature of capital reserve, so it can be used only for this specific purpose. क्या ये प्रीमियम वाले पैसे से आप डिविडेंड दे सकते हो? नहीं नहीं नहीं, नॉट अलाउड, बिकॉज प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एंड दैट इज वाई इट विल नॉट बी अलाउड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। वो यूज नहीं हो सकता है यहाँ पर। प्रीमियम का पैसा एक अलग अकाउंट में जाएगा, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है? उसके बाद व्हाट वी हैव सीन इज, क्या शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं? सेक्शन 53 बोलता है ना को बाबा, नहीं नहीं नहीं, शेयर्स प्रीमियम शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते। देर इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, या फिर जब आपका डेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है शेयर्स में ड्यू टू अ रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। अदरवाइज इसके अलावा जब भी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू किए गए उसे हम वॉइड मानेंगे यहाँ पर, ठीक है? हमने कुछ प्रिंसिपल्स देखे थे, हमने अलॉटमेंट के बारे में भी देखा था कि आखिरकार अलॉटमेंट होता क्या है। अलॉटमेंट बेसिकली मींस कि आपकी जो कैपिटल अनअप्रोप्रिएट थी आप लोगों को अप्रोप्रिएट कर रहे हो, शेयर्स अलॉट कर रहे हो। यहाँ पर आपका अलॉटमेंट एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। अलॉटमेंट उसी को करोगे जिसने अप्लाई किया, आप माइनर को अलॉट नहीं कर सकते हो, ठीक है? इफ आई टॉक अबाउट एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कितना मिल जाना चाहिए? तो 5% मिल जाना चाहिए, जो भी नॉमिनल वैल्यूज का एटलीस्ट 5% एप्लीकेशन मनी मिल जाना चाहिए। जो आपका प्रोस्पेक्टस में अमाउंट स्टेटेड है, द मिनिमम अमाउंट विच इज स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर लिस्टेड कंपनी है तो 90% अमाउंट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। इफ इट ऑल अगर आपका अमाउंट सब्सक्राइब नहीं हुआ है यहाँ पर, तो उस केस में आपको रिफंड करना पड़ेगा एप्लीकेशन मनी। लिस्टेड कंपनी है 30 डेज में रिफंड कर लो, अदरवाइज 15 डेज में रिफंड करना है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। नहीं किया 15 डेज में तो रिफंड तो करना है, 15% इंटरेस्ट पर एनम के साथ करना है। जो भी अलॉटमेंट हो रहा है इट शुड बी कॉल्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी अलॉट करनी चाहिए, इधर इट कैन बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इधर इट कैन बी एनी ऑफ द कमिटीज।
क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमने मेजर मेजर चीज़ देखी थी, दैट इज़ अ प्राइवेट प्लेसमेंट, कि आखिरकार प्राइवेट प्लेसमेंट होगा कैसे यहाँ पर, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या, सेक्शन नंबर 42 बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। प्राइवेट प्लेसमेंट एक पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, एक प्राइवेट कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। बेसिकली अ कंपनी में आइडेंटिफाई और मैं सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन टू हुम प्राइवेट प्लेसमेंट शुड बी डन थ्रू PPOCA, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। द कंपनी विल आइडेंटिफाई द पर्सन जिनको पीपी प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग विद इन 30 डेज उन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर देना है। आपने दे तो दिया, उन लोगों के पास राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं होती है, द राइट ऑफ रिनंसिएशन इज नॉट अलाउड, वो सिर्फ आपका, आप किसी और को रिनंसिएट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अ कंपनी कैन डू प्राइवेट प्लेसमेंट, कैन ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट में मैक्सिमम 200 पर्सन एट अ टाइम। दिस 200 लिमिट विल नॉट be included for qualified institutional buyers and employees, and this 200 limit will be counted individually for each type of security. It means equity shares के लिए 200 अलग है, preference shares के लिए 200 अलग है, debentures के लिए 200 यहाँ पर अलग लिमिट मानी जाएगी। अच्छा, जो पैसे आपको मिल गए हैं वो पैसे कैसे मिल सकते हैं, क्या कैश में पैसे दे सकते हैं लोग, नहीं नहीं नहीं, कैश में पैसे नॉट अलाउड। इट कैन मीन चेक फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन, लेकिन कैश में नहीं मिल सकते। जो भी पैसे, इट विल बी कैप्ट इन अ सेपरेट अकाउंट, और आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे जब तक कि अलॉटमेंट नहीं हो जाता या फिर रिफंड नहीं कर देते हो आप उनको। अच्छा, अलॉटमेंट कितने टाइम के अंदर करना है, कंपनी हैव टू अलॉट द सिक्योरिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। अगर 60 डेज में अलॉट नहीं किया है, इन दैट केस आपको जब से 60 डेज एक्सपायर हुए वहाँ से 15 डेज के अंदर उन्हें रिफंड करना है। 15 डेज में रिफंड भी नहीं किया, एकदम ही नालायक किस्म की कंपनी हो तुम ना, 15 दिन में रिफंड भी नहीं किया है, तो उसके बाद आपको रिफंड तो करना है, पर आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 12% इंटरेस्ट पर एनम का। और इंटरेस्ट कहाँ से लगेगा, जब से 6th डे यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, अभी आपने सिक्योरिटीज़ अगर अलॉट कर दी, सब कुछ वेल एंड गुड चल रहा है, एकदम तबाही जैसा चल रहा है, तो आपको क्या करना है, फॉर्म पास 3 फाइल करना पड़ेगा यहाँ पर ROC के पास विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज जब से अलॉटमेंट हुआ है। अगर मैं कंडीशंस की बात करूँ प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन में बताना है बोर्ड रेजोल्यूशन कब पास हुआ, क्या कौन सी सिक्योरिटीज़ दे रहे हो, किस प्राइस पे दे रहे हो, वैल्यूएशन हुआ है क्या। आपको ROC को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के, इन फॉर्म पास 5 और 2 फॉर्म यहाँ पर फाइल करने हैं, क्योंकि SR पास हुआ था इसलिए MGT 14 फाइल करना है 30 डेज में। और प्राइवेट प्लेसमेंट में हमने अलॉटमेंट किया, जहाँ जहाँ अलॉटमेंट हुआ है तो पास 3 तो फाइल करना है, बट फॉर नाउ पास 3 की प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या टाइम लिमिट है, 15 डेज के अंदर अंदर फाइल करना रहेगा। क्या ये क्लियर है। ये हो चुका है हमारा आज के लेक्चर का स्वाहा, और ये है आपका तूफानी सा रिवीजन। क्या मजा आ गया क्या, एकदम क्लियर हो गया क्या। मजा आ गया है, क्लियर हो गया है। बस एक ही सजेशन रहेगा मेरा आप सभी से, प्लीज़ इस लेक्चर के ओवर होने के बाद इन टुडे इटसेल्फ इसे फिर से रिवाइज कर लेना इन्हीं नोट से। अगर आप चाहते हो 70-80% क्लियर हो गया और क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फर्स्ट रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर टुडे इटसेल्फ इसे इन्हीं नोट से फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जब आपने शुरू में पढ़ा इसे लग रहा था थोड़ा कुछ समझ आ रहा है, फिर रिवाइज किया तो मज़ा आ गया है ना। अगर आप थर्ड टाइम और पढ़ लोगे तो और क्लियरेस्ट हो जाएगा वो सबसे, है ना। सो अगर हम लोग एग्जामिशन के लिए स्कोर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमारे 60+ मार्क्स आए, अगर आपके 60+ मार्क्स आते हैं तो उसे हम बोलते हैं एग्जाम्पशन, ठीक है। अगर आप ऐसा चाहते हो तो जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसके ऊपर फॉलो करो एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड यहाँ पर, ठीक है। यस, बिल्कुल इशू एक बार और रिविजन कर लेना। आई होप आज के लेक्चर में आपको मज़ा आया होगा। जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि दीदी पेस स्लो रखना, आई हैव ट्राइड माई लेवल कि मैंने पेस ना एकदम स्लो रखा है, जिससे आप लोग समझ पाओ यहाँ पर कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अच्छा, कोई डाउट है, पीयूष बोल रहा है मैम डाउट सेक्शन चेक कर लो।
बिल्कुल पीयूष। सेक्शन 53 बेटा, सेक्शन 52 हमने कब पढ़ा, सेक्शन 53 हमने पढ़ा। सेक्शन 53 की हेडिंग देखो पीयूष एक बार क्या बोला है, प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, यानी कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। सेक्शन 53 की हेडिंग में ही लिखा हुआ है पीयूष ऐसा, प्रोहिबिशन है ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ठीक है। यस यस दिशा, सब कवर्ड है, डोंट वरी। जो भी एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है, वो सारी की सारी चीजें कवर है यहाँ पर। गौरव, नहीं वो वायलेट नहीं करता, आप आगे पढ़ोगे राइट इशू और ईसॉप के बारे में, डोंट वरी, ठीक है। अभी थोड़ा इनिशियल है, हम आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके गाइस, सो आई होप वी ऑल आर वेरी क्लियर। जल्दी ही मिलते हैं 4 PM पर SBIL की पहली पहली क्लास में, जो मेरे संग आप पढ़ने वाले हो आगे वो सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट भी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर, प्लीज़ प्लीज़ रिवाइज एंड फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में आइएगा। जिस बच्चे के बैकलॉग्स है, बैकलॉग्स को कवर कर लो, फिर ही आपको आगे के लेक्चर का ज़्यादा क्लैरिटी से समझ होगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर रिव्यूज़, आप आपकी रेटिंग्स देख के बता सकते हो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड, बाय।